Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. भाई ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप सबका स्वागत है। ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम स्पेसिफिकली आज ट्राइंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो हमने ट्राइंगल्स को ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ा हुआ है, मगर ट्राइंगल्स को ज्योमेट्री में पढ़ने की रीजन ये है कि ज्योमेट्री के रिलेटेड जो ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आते। तो आज की क्लास में उस टॉपिक से मूव करने से पहले हम ना सिर्फ पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्राइंगल्स की कुछ खास बातों को समझेंगे, कुछ स्पेसिफिकली कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे जो बहुत ज्यादा आपको पेपर में मिलते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि बेटा मैं ट्रिगोनोमेट्री को ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। चाहे आप आईबी की, बीबी की तैयारी कर रहे हो, आप लम्स की तैयारी कर रहे हो, नस की, नस बिजनेस स्कूल की, फास्ट की, ट्रिगोनोमेट्री के वो लेक्चर्स लेना कंपलसरी है। उसके बाद आप ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 1 एंड देन इस लेक्चर नंबर 2 के ऊपर मूव करने चाहिए। सही है ना भैया? अब देखो हमारे पास जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है वो ट्राइंगल्स का आता है। तो भाई ट्राइंगल्स की फिगर कुछ इस तरह की होती है। ट्राइंगल कहते हैं किसे हैं? दुनिया में 3 वर्टिसेस वाली फिगर को। यानी कि यहाँ हमारे पास वर्टेक्स ए आ गया, ये वर्टेक्स बी आ गया, ये वर्टेक्स सी आ गया। सही है ना भाई? वर्टेक्स ए के ऊपर जो एंगल फॉर्म होता है उसे एंगल अल्फा कहते हैं, वर्टेक्स बी के एंगल को एंगल बीटा कहते हैं, और वर्टेक्स सी के एंगल को हम एंगल गामा कहते हैं। ट्राइंगल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई इस ट्राइंगल की शेप के अंदर तमाम जो इंडिविजुअल एंगल्स होते हैं इनका सम बराबर होता है किसके? 180 के। यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स हमेशा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ये सारी कुछ बेसिक बेसिक बातें जो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई हुई है, ट्रिगोनोमेट्री में मैंने ऑलरेडी डिटेल के अंदर सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे बस जल्दी से एक सरसरी से रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने जाना है उनके लिए कुछ बेसिक बातों का मालूम होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक और चीज, हमेशा ये बात याद रखिएगा, दुनिया के अंदर ट्राइंगल के अंदर कभी भी वो साइड जो सबसे बड़ी होगी उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। यानी कि जो लार्जेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो भी लार्जेस्ट एंगल होता है। सिमिलरली जो स्मॉलेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो भी स्मॉलेस्ट एंगल होता है। ये बहुत एक बेसिक सी बात है। यानी कि हमारे पास जो साइड सबसे लार्जेस्ट होती है, लेट सपोज अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये साइड ए है, यहाँ पर साइड बी, यहाँ पर साइड सी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर साइड ए की वैल्यू सबसे बड़ी है तो भाई साइड ए के अपोजिट एंगल अल्फा यानी कि वो भी सबसे बड़ा होगा। अगर साइड बी जो है उसकी वैल्यू सबसे छोटी है एज कम्पेयर टू तीनों साइड, तो इसका मतलब क्या है? साइड बी का जो एंगल होगा, जो कि एंगल बीटा होता है, वो भी इसका मतलब क्या है? सबसे कम होगा। ये तो मैंने कुछ एक बेसिक सी बात आपको रिवाइज करवा दी, पढ़ा दी। असल में जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्योमेट्री के अंदर ये टॉपिक आता है वो कहलाता है ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी का। तो बेटा आज की क्लास के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी के ऊपर। ये टॉपिक बेसिकली ज्योमेट्री की जान होता है भैया, पहले बता देता हूँ। ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी बेसिकली एक थ्योरम होता है जो हमें पता बताता है कि वाकई तौर पे अगर दुनिया में कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ये पर्टिकुलर जो थ्योरम है कहता क्या है? ये थ्योरम आपसे कहता है कि भाई अगर ट्राइंगल की आप कोई भी एक साइड को कंसीडर कर लो, अगर ट्राइंगल की आप कोई भी एक साइड कंसीडर कर लो, ये ट्राइंगल की एक साइड हमेशा बड़ी होनी चाहिए ट्राइंगल की बकाया दो साइड्स के डिफरेंस से, और छोटी होनी चाहिए ट्राइंगल के बकाया दो साइड्स के सम के। अगर दुनिया में ये कंडीशन प्रूव होगी तभी आपके पास ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, वरना ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको कहते हैं ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी। अब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आप। आइए एग्जाम्पल पे बात समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि यार मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर उसकी एक साइड लेंथ की वैल्यू, साइड लेंथ किसे कहते हैं? देखो ये आपके पास स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है। ये बेसिकली स्मॉल ए क्या होता है? साइड लेंथ है वर्टेक्स ए की। ये जो मेरे पास स्मॉल बी है ये साइड लेंथ है वर्टेक्स बी की। ये जो हमारे पास साइड स्मॉल सी है ये साइड लेंथ है सी की। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ दी डिस्टेंसेस जो कि हमारे पास इन साइड्स के डिस्टेंस है। यानी कि स्मॉल ए क्या है? मेरे पास साइड बीसी का डिस्टेंस है। मेरे पास ए सी का डिस्टेंस क्या है? बी है, स्मॉल बी। और साइड ए बी का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल सी है ना भाई? अब देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दो साइड्स की वैल्यूज मुझे गिवन है 3 और 7, और तीसरी साइड की वैल्यू मुझे नहीं गिवन। मुझसे कहा जाता है इसको फाइंड करके बताओ। काफी सारे तरीके ऑल्दो हो सकते हैं, मगर ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी एक शॉर्टकट मेथड होता है। ये क्या कहता है कि भाई देखो, अगर तुम्हें इस तीसरी साइड की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये तीसरी साइड जो है ये बड़ी होगी किससे? ये तीसरी साइड जो होगी हमेशा बड़ी होगी आपकी पहली और दूसरी साइड के डिफरेंस से, और छोटी होगी हमेशा इनके सम से। यानी कि भैया इसका मतलब क्या हुआ? 7 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 7 और 3 का डिफरेंस मेरे पास होगा 4। यानी कि x की वैल्यू बड़ी होगी 4 से,
और छोटी होगी किससे, इनके सम से। तो 7 + 3 क्या होता है, 7 + 3 आपके पास हो जाएगा 10। यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी, तीसरी साइड की जो भी वैल्यू होगी, वो 4 से बड़ी और 10 से छोटी होगी, ये कंफर्म है। इससे आपको अपनी रेंज एक पता चल जाती है। अब ये हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को बात जरा समझ में ना आई हो, आइए जरा चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपसे कहा जाता है कि 5, 7, 10, सोच के बताइए क्या ये एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करती है साइड या नहीं करती। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई 5, 7, 10 चेक करके बताइए क्या इनसे ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, आर दीज आर दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और नॉट। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आता है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आईबीएम में, नस्ट बिजनेस स्कूल में, नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, प्यास के अंदर, लम्स के अंदर, सेट के पेपर्स के अंदर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब देखो चेक कैसे करोगे। भाई एक नॉर्मल बच्चा बोलेगा सर पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर भी तो कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है नहीं कर सकते, मगर आपको वेरीफाई करने का इतना लंबा मेथड क्यों जाना है। एक आसान कॉन्सेप्ट है कि आपको एक ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, आपको ये चेक करना है आया ये ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। कैसे चेक करोगे, इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू उठा लो, इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू उठा लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 उठा ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 उठा ली। अब देखो जो भी आपने साइड की वैल्यू उठाई है, खुद चेक करो क्या वो साइड की जो वैल्यू आपने पिक करी है नंबर, क्या वो बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंसेस से बड़ा है। ओके चेक कर लेते हैं। 7 में से अगर मैं 5 निकालूंगा, 7 में से 5 निकालूंगा तो क्या बचेगा, जाहिर सी बात है मेरे पास 2 बचेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है 10 बड़ा होता है 2 से। अच्छा अब चेक करो क्या ये जो मैंने नंबर सेलेक्ट करा है, क्या ये बाकी दो साइड्स के सम से छोटा है। आइए चेक कर लेते हैं। 7 + 5, 7 + 5 क्या होता है मेरा बेटा, 7 + 5 क्या होता है, 12 होता है मेरा बेटा। तो भाई क्या बन गया, बिल्कुल सही है इसका मतलब। इसका मतलब ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी क्या होगी, वेरीफाई हो गई। यानी कि मैंने जो भी नंबर पिक किया था वो नंबर बाकी दो साइड्स के डिफरेंस से बड़ा और बाकी दो साइड्स के सम से छोटा है। इसका मतलब ये जो 3 साइड्स आपको गिवन है ये एक ट्राइंगल की साइड्स है। ऐसे ये वेरीफाई होता है, इस तरीके से वेरीफाई आपने कर दिया, इस तरीके से इसका क्वेश्चन, इसका मतलब सही हो गया। आइए एक और एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आता है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई 5, 7, 13 जो है बताइए ये ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना बैठ के, दिन निकल जाएगा आपका पूरा का पूरा। आसान शॉर्टकट क्या है, ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी की। कैसे चेक करते हैं, इन तीनों में से कोई भी नंबर पिक कर लो, कोई भी नंबर पिक कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 पिक कर लिया, सही है ना, 5 को बीच में रखो। आपने क्या करना है, जो भी आपने नंबर पिक किया बाकी दो नंबर्स का डिफरेंस देखो, बाकी दो नंबर्स का डिफरेंस हमेशा बड़े में छोटा माइनस करिए। 13 में से 7 निकाल दीजिए, 13 में से 7 निकाल दिया। और क्या करना है, इन दो का अब सम देखो, यानी कि 13 + का 7, सही है ना भाई। तो 5 का 5 एज इट इज। 13 में से अगर मैं 7 निकालूंगा मेरा बेटा, 13 में से जब 7 जाएगा तो क्या बचा, 6 बच गया, सही है ना भाई। और 13 + का 7, और 13 + का 7 क्या हो जाएगा, 13 के अंदर अगर मैं 7 का इजाफा करूंगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या बचेगा, 20 बन जाएगा। तो खुद देखो क्या आपका जो बीच का नंबर जो आपने साइड सेलेक्ट करी थी, क्या वो बाकी दो साइडों से बड़ी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि 6 जो होता है वो ऑब्वियसली मेरी बात है 6 बड़ा होता है 5 से, यानी कि 5 तो छोटा है 6 से। इसका मतलब ये तो प्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये प्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो साइड्स गिवन है ये ट्राइंगल्स की साइड नहीं है, इसका मतलब ये ट्राइंगल्स को फॉर्म नहीं कर रही। इस तरीके से विद इन सेकंड्स के अंदर पता चलता है कि वाकई में कुछ जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल्स की हैं या नहीं है। आप बैठ के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते जाओ, स्क्वायर पे स्क्वायर लेते जाओ, आपको आंसर ही ना मिले, आप परेशान हो जाओ, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते ना मेरा बेटा। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कहता है सर किसी और पे करके दिखाएं, तो आइए एक और कोई साइड चूज कर लीजिए। लेट सपोज 5, 7, 13 है, आप 7 को चूज करके चेक कर लो। तो भाई इस केस में फॉर एग्जाम्पल मैं 7 को कंसीडर कर लेता हूँ। तो भाई 7 को कंसीडर कर लूंगा तो क्या करेंगे, अदर टू साइड्स का डिफरेंस देख लेंगे, यानी कि 13 - का 5। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 13 + का 5 करके चेक कर लेते हैं। तो भाई जरा देखो 13 में से अगर मैं 5 निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, 8 बनेगा। 7 का 7 एज इट इज, 13 + 5, 13 में 5 का इजाफा करो, 14, 15, 16, 17, 17 आ गया। तो देखो ये वाली कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है कि भाई 7 वाकई में 17 से छोटा होता है। मगर क्या 8 छोटा छोटा होता है 60 से, नहीं होता 7 से छोटा। इसका मतलब क्या, कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई। इसका मतलब ट्राइंगुलर साइड इनइक्वालिटी फेल हो गई। इसके मायने क्या हुए, देखो इसके मायने ये होते हैं कि आपका, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर साइड्स हैं किसी ट्राइंगल को रिप्रेजेंट ही नहीं करती, इसका मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर रही है। तो ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी बेसिकली हमें बात बताती है आया जो साइड्स आपको गिवन है वो बाकी ट्राइंगल की है या नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर पेपर में एक क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन बेटा मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ ये सारे के सारे किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर अभी बेतहाशा और क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहने का मकसद ये है कि भाई ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी हमें क्या बताता है, ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी हमें ये बात बताता है कि भाई अगर कभी भी हमारे पास
कोई भी आप ट्राइंगल की एक साइड कंसीडर कर लो, कोई भी एक साइड अगर आप कंसीडर कर लो, वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए बकाया दो साइड्स के डिफरेंस के, और छोटी होनी चाहिए बकाया दो साइड्स के सम के। अगर ये कंडीशन वेरीफाई होगी तभी दुनिया में वो साइड्स एक ट्राइंगल की साइड्स कहलाएंगी, अदरवाइज वो ट्राइंगल ही नहीं कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो वेरीफाई हो गया था, मगर क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई नहीं हुआ था, इसका मतलब ये ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही, किसी और फिगर की होंगी, ट्राइंगल नहीं हो सकता है। क्लियर है मेरे प्यारे शहजादों? तो आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी, यहाँ तक किसी बच्चे को बाद में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बेटा अब फाइनली हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स का एक टॉपिक आता है। भाई देखो ट्राइंगल्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो ट्राइंगल्स की टाइप आती है मेरे पास, ये आता है स्केलिन ट्राइंगल। अब देखो भाई ये स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है दुनिया के अंदर। स्केलिन ट्राइंगल बेसिकली एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तमाम की तमाम साइड्स कैसी होती हैं, अनइक्वल होती हैं। यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स कैसी हो, अनइक्वल। फॉर एग्जांपल एक साइड की वैल्यू गिवन है मुझे 5, एक साइड की वैल्यू गिवन है 9, एक साइड की वैल्यू गिवन है 10। यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स अनइक्वल, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर, अच्छा तो बेटा अब हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर जो ट्राइंगल की टाइप आती है इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप। इस टाइप का नाम क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहते हैं? देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल दुनिया में एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स कोई भी आपस में क्या हो, बराबर हो, या एडवांस मैथ्स में कहा जाता है एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो ये ट्राइंगल क्या कंसीडर होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसीडर होगा, क्योंकि इसकी दो साइड्स क्या है, आपस के अंदर बराबर हैं। अच्छा एक और चीज, आजकल जो एडवांस मैथ्स है उस एडवांस मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट और भी है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आइसोसेलेस में कंसीडर किए जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की जो न्यू डेफिनेशन है वो कहती है कि एटलीस्ट टू साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। एटलीस्ट टू साइड, एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो साइड बराबर होनी चाहिए। तो अगर तीनों होंगी वो भी आइसोसेलेस में काउंट होता है। बट अगेन ये काफी जगहों पे कंफ्यूजन होती है, तो इसको आपने नोट नहीं करना, ये खाली आपको समझाने के लिए मैंने एक बात बताई। मगर कहने का मकसद क्या है कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, ऐसे ट्राइंगल जिसकी कम से कम दो साइड्स क्या हो आपस में बराबर। अच्छा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोगों को मालूम हो, नहीं मालूम तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी भी ट्राइंगल के अंदर अगर साइड्स बराबर होती हैं तो मेरे प्यारे शागिर्दों उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी आपस में बराबर होती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना, तो इनका जो रिस्पेक्टिव एंगल होगा, ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कभी भी कोई भी ट्राइंगल मौजूद हो, अगर उसकी साइड्स बराबर है, लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड ए और साइड जो सी है वो बराबर है, तो भाई इनके जो रिस्पेक्टिव एंगल होंगे ना, इस अल्फा एंगल और गामा एंगल, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ट्राइंगल के अंदर कभी भी अगर साइड्स बराबर हो तो उनके एंगल्स भी बराबर होते हैं, वाइस वर्सा अगर एंगल्स बराबर हो तो साइड्स भी बराबर होती हैं। अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक कॉन्सेप्ट और भी होता है कि अगर कभी भी आप आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ करो, लेट सपोज मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, लेट सपोज ये क्या, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या है आपस में बराबर। तो याद रखिएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक बहुत मशहूर प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर अक्सर आईबीए में, नस के अंदर, फास्ट के अंदर, एलबीएस के अंदर, नस बिजनेस स्कूल के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि भाई कभी भी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कि कभी भी अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो भी इक्वल साइड है, जो भी इक्वल साइड है, अगर आप उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यानी कि जो भी दोनों इक्वल साइड्स हैं अगर आप उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टुवर्ड्स द नॉन इक्वल साइड, तो हमेशा ये जो आपका पर्टिकुलर परपेंडिकुलर होगा ये आपकी नॉन इक्वल साइड्स को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा, कि भाई अगर आप इक्वल साइड्स के बीच से, इक्वल साइड्स जो भी दो साइड्स आपकी इक्वल है ना, अगर आप उनके बीच से परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये हमेशा अनइक्वल साइड्स को दो बराबर हिस्सों में इक्वली कट करता है। यानी कि एक परफेक्ट आपको बाइसेक्ट करके देगा, एल्टीट्यूड प्लस बाइसेक्ट करेगा। एल्टीट्यूड बेसिकली वो लाइन होती है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे अपोजिट साइड के ऊपर जाके, और बाइसेक्ट का मतलब दो एक प्रॉपर लाइन को दो बराबर हिस्सों में कट करना। यानी कि ये जो लाइन है रेड वाली, ये प्रॉपर्ली एक एल्टीट्यूड भी क्रिएट कर रही है और बाइसेक्ट भी क्रिएट कर रही है। बात समझ पा रहे हैं? तो भाई हमेशा याद रखिएगा कि भाई कभी भी आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो उसकी इक्वल साइड से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टुवर्ड्स द अनइक्वल साइड, तो उस अनइक्वल साइड को परपेंडिकुलर जाके हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि मिड पॉइंट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस अनइक्वल साइड का डिस्टेंस 20 था, फॉर एग्जाम्पल 20 था, तो भाई जब इसने कट किया तो यहाँ का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस 10 होगा और इतना डिस्टेंस क्या होगा, 10 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? और तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ी मशहूर टाइप होती है ट्राइंगल्स की, वो क्या होती है भैया, वो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। थर्ड नंबर के ऊपर जो हमारे पास ट्राइंगल्स की टाइप आ जाती है वो आती है फाइनली इक्विलेटरल ट्राइंगल।
हमने इसमें थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास जो ट्रायंगल की टाइप आती है इसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। देखो ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई हुई है, बट ये कुछ टाइप रिलेटेड चीजें हैं जो कि प्रॉपर्टीज जो मैं ज्योमेट्री के साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हमारे लिए बातों को समझना बड़ा आसान हो जाए। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, नाम से जाहिर है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स आपस में क्या हो, बराबर हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तमाम की तमाम साइड्स क्या हो, आपस में बराबर, इसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर साइड्स बराबर हैं तो जाहिर सी बात है एंगल्स भी बराबर होंगे। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों, याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तमाम साइड्स बराबर होती हैं। मुझे यहाँ पे ऑल्सो रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, या हमारे पास सिंपल तरीके से एक साइड की या हाइट की लेंथ क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। मैंने ये तमाम बातें ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स के अंदर पढ़ाई हुई है कि एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ऑफ अ ट्रायंगल का, ये होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स। एक्स का मतलब जो भी साइड है उस साइड की एक साइड की वैल्यू, है ना भाई। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला और हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, मैंने ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स के अंदर सारी बातें पढ़ाई हुई है, यहाँ पे मैंने फिर भी बता दिया। अच्छा, ये तो हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया अपने ट्राइंगल्स को बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफाइन करना। अगर मैं अपने एंगल्स की बेसिस के ऊपर डिफाइन करना चाहूँ ट्राइंगल्स को तो कैसे करूंगा, अगेन वो भी बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, जाहिर सी बात है मेरे पास एक तरह का ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। एक तरह का ट्राइंगल कैसा होता है हमारे पास, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर मैं अपने ट्राइंगल को एंगल्स की बेसिस पे डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो भाई हमारे पास एक तरह का ट्राइंगल कैसा होता है, एक्यूट ट्राइंगल होता है या एक्यूट एंगल बेस्ड ट्राइंगल होता है। ये क्या कहता है भाई, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तमाम के तमाम एंगल्स 90 से छोटे हों, यानी कि देखो इधर भी 60 डिग्री है फॉर एग्जांपल, इधर भी 60 आ जाए, इधर भी 60 आ जाए, है तो ये ट्राइंगल, क्योंकि कंबाइंड सम इनका 180 होगा, 6 इधर 18। मगर चूंकि तमाम ट्राइंगल्स के एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट ट्राइंगल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे शागिर्दों, एक्यूट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल्स के अंदर हमारी एक चौथी टाइप आ सकती है, क्या कहलाएगा मेरा बेटा, ये एक्यूट ट्राइंगल। सिमिलरली जो फिफ्थ नंबर के ऊपर हमारे पास ट्राइंगल की टाइप होती है, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होगा भैया, दुनिया में एक ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट करना जहां पे हमारे पास ट्राइंगल के अंदर कोई एक एंगल 90 से क्या हो, बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक एंगल आ रहा है, लेट सपोज 120 110 ले लो, इधर 110 है, इधर फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री है, इधर है मेरे पास कितना बचा, 30 बचा ना, 30 है। तो भाई ये जो ट्राइंगल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया ये भी ट्राइंगल की एक टाइप है, मगर इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको मेरा बेटा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें इसके अंदर एक ट्राइंगल का जो एंगल है वो कैसा है, 90 से बड़ा आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास 6 नंबर के ऊपर जो ट्राइंगल की टाइप आ सकती है क्या कहलाती है, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर हमारे पास एक साइड जो होगी हमारे पास वो 90 डिग्री की होना कंपलसरी, यानी कि एक साइड ट्राइंगल की कैसी होगी, अराउंड 90 डिग्री होना कंपलसरी है। यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होती है, ये हमेशा वेरीफाई करेगा पाइथागोरस थ्योरम को, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा। हमेशा कुछ बेसिक बातें याद रखिएगा, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऊपर नहीं भी हो ना तो आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। भाई देखो परपेंडिकुलर की जो अपोजिट साइड होती है ना ट्राइंगल्स के अंदर, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। परपेंडिकुलर जहां पे परपेंडिकुलर बन रहे हो उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी दोनों साइड्स को आप कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, बेस कह लो, कुछ भी कह लो, सही है ना भाई। मगर याद रखिएगा जहां भी परपेंडिकुलर बन रहे हो परपेंडिकुलर वाली साइड और परपेंडिकुलर की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि हाइपोटेन्यूज की जो साइड होती है ये हमेशा बड़ी होती है एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर एंड बेस। और कितनी बड़ी होती है इसको यहाँ पे फॉर्मूले में भी देख लो कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अकेले बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। तो रिमेंबर दिस थिंग कि ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज की साइड होती है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको और देने की जरूरत है और वो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो जाहिर सी बात है उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का मौजूद है ना भाई, एक ट्राइंगल तो एक उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का मौजूद है। तो बाकी के जो दो एंगल्स होंगे ए और बी उनके बारे में हमेशा याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्या कहा मैंने कि भाई मुझे ये बात मालूम है कि एक बात, एक फंडामेंटल लॉ है कि ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का जो सम होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। मगर राइट एंगल ट्राइंगल के केस के अंदर चूंकि एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है बाकी जो भी दो एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है देखो इन तीनों का सम मिलकर ही 180 डिग्री बनेगा ना।
यानी कि बाकी के दो जो भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी 12 और 78, दे कैन बी 78 और 12, दे कैन बी 30 और 60, दे कैन बी 60 और 30। कहने का मकसद ये कि भाई उन तीनों का सम चूंकि मिला के 180 डिग्री बनेगा ना, तो क्या मसले की बात है, क्या मजे की बात है, क्या कॉन्सेप्ट की बात है कि भाई हमेशा याद रखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है और बाकी दो रिमेनिंग एंगल जो होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? तो ये कुछ एक बेसिक बात आपको याद मालूम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो बात आपको मालूम होनी चाहिए वो फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की है। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना, वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट, एक शॉर्टकट है वो मालूम होना चाहिए। आप लोगों को फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए ताकि पेपर आपका इजीली निकल सके। अदरवाइज बहुत सारी क्वेश्चन में मसला होगा। मैं भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इस तरह के, कहाँ पे काम आएंगी वैल्यूज। तो याद रखिएगा फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। भाई एक होता है 1,1 अंडर रूट 2, ये फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। 1,1 अंडर रूट 2, 3,4,5। एक होता है मेरे पास 5,12,13। एक होता है हमारे पास 6,8,10। एक होता है हमारे पास 8,15,13। अगर आप इन तमाम की तमाम वैल्यूज में एक चीज ध्यान में रखिएगा फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में कि भाई क्या क्या होते हैं। 1,1 अंडर रूट 2, दूसरा क्या होता है 3,4,5, तीसरा क्या होता है 5,12,13, चौथा क्या होता है 6,8,10 और पांचवा क्या होता है 8,15,17। ये फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं जिनकी आपको वैल्यूज लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए। आगे चल के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखेंगे कि ये पर्टिकुलर वैल्यूज कैसे हमें हेल्प आउट कर रही होंगी। फिलहाल के लिए आपको बस इन 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की वैल्यूज लाजमी याद होनी चाहिए। अभी अभी छोड़ दीजिए ये वैल्यूज क्या है क्या नहीं है। अभी सिर्फ ये जहन में रखेंगे फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं जो कि हमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर वेरीफाई करने को मिल रहे होते हैं। आपको अगर इनकी वैल्यूज याद होंगी तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के अंदर बहुत ज्यादा ये चीज हेल्पफुल होगी। आइए अब आगे भी देखें रेशियोज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है जो कि पास पेपर से लिया गया, बड़ा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आईबी के पास पेपर से, नस के पास पेपर से, फास्ट के पास पेपर से लिया किया। अब देखो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भैया इस साइड की और इस साइड की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि इन साइड की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। हमें सिर्फ एक साइड की वैल्यू गिवन है एक्स। अब देखो नॉर्मल मेथड के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है, अजाब है। तो भाई देखो एक आसान मेथड देखिएगा, बड़े मजे का। बेटा देखो इन दोनों साइड की वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, आपने कुछ भी नहीं करना। हमेशा याद रखिएगा रेशियोज ऑफ अ ट्राइंगल एक बहुत की रोल प्ले करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के अंदर। आपको सिर्फ ये तीन वैल्यूज याद होनी चाहिए कि 30 से 60 जाने के ऊपर क्या होता है मल्टीप्लाई बाय रूट 3, 30 से 90 डिग्री पे जाने पे क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 2, और 45 से 90 जाने पे क्या होता है मल्टीप्लाई बाय रूट 2। अब जरा बात समझिएगा, देखो मुझे अगर इस साइड की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास 30 डिग्री के सामने वाली साइड की वैल्यू मौजूद है, लेंथ मौजूद है, साइड लेंथ की वैल्यू मौजूद है, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसकी मुझे वैल्यू मौजूद है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं 30 डिग्री से अगर 60 डिग्री के ऊपर जाऊं तो मुझे इसके सामने वाली साइड लेंथ की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। कैसे? कि देखो अगर 30 से 60 के ऊपर जाए तो क्या किया जाता है, जो भी वैल्यू होती है उसको रूट 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो भाई अगर मैं 30 से 60 की जानिब जाऊंगा तो जो भी साइड लेंथ है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा रूट 3 से। तो आंसर क्या आ जाएगा इस साइड का x अंडर रूट 3। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे बोले सर ये कैसे किया, तो आइए दोबारा समझिए। अगर देखो अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है। तो अगर मुझे इस साइड की वैल्यू फाइंड करनी है तो जिस साइड की वैल्यू मौजूद है वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं 30 से 90 डिग्री के ऊपर जाऊंगा तो 30 से 90 जाने पे क्या किया जाता है, जो भी साइड लेंथ होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल 2x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से मेरे पास इस साइड की वैल्यू भी आ गई, इस साइड की वैल्यू भी आ गई। हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले सर हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आइए आपको एक और क्वेश्चन पे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगेन एक ट्राइंगल इस तरह की कंसीडर कर लेते हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह का एक ट्राइंगल आ गया, सही है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल इधर मौजूद है 45 डिग्री, इधर मौजूद है 90 डिग्री, इधर मौजूद है मेरे पास 30 डिग्री, लेट सपोज है ना 60 कर लो यार, कुछ भी कर लो वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, बट चलो 60 डिग्री कर लो। अच्छा भाई, इधर मौजूद है मेरे पास 7, इधर मौजूद है मेरे पास 3। अब देखो अगर मुझे इस साइड की वैल्यू को फाइंड करना है तो आपकी चॉइस है, कहीं से भी आ सकते हो। आसान तरीका क्या है कि भाई देखो मेरे पास 40 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है सर। मुझे इस साइड की वैल्यू चाहिए जो 90 के सामने वाली साइड है। तो मैं क्या करूंगा 40 से 90 के ऊपर जाऊंगा। 45 से 90 पे कैसे जाऊंगा, तो देखो 45 की जो भी साइड लेंथ है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा अंडर रूट 2 से। तो 45 की साइड लेंथ क्या है 3, तो सिंपल 3 क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इस वाली साइड लेंथ का। सिंपल इज डेट, सिंपल इज डेट, बात समझिएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी रेशियोज ऑफ ट्राइंगल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवाऊंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल टेंशन लेनी बेटा। सही है ना? अच्छा ये तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा सकता हूँ, मगर उससे पहले हमारे पास ट्राइंगल की एक और टाइप होती है और ये सातवीं टाइप होती है फाइनली। ये कहलाती है मेरे पास राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल।
ये भी अक्सर पेपर के अंदर पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ये क्या कहलाती है? राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। व्हाट इज द राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल मेरे प्यारे शागिर्दों? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल आ रहा हो और बाकी दोनों एंगल्स इक्वल हो, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल, इसमें 90 डिग्री का एंगल भी आ रहा है और बाकी दोनों एंगल्स कैसे हैं? 45 डिग्री 45 डिग्री के। लेट सपोज मेरे पास 90 डिग्री वाले एंगल की साइड लेंथ है 4। अब मुझसे एग्जामिनर कहता है कि भैया इस वाली साइड और इस वाली साइड की वैल्यू को फाइंड करना है। कोई मसले की बात नहीं है। ये क्वेश्चन लिटरली पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। एक नॉर्मल बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? साइन लॉ कोसाइन लॉ वगैरह पे अप्लाई करने की कोशिश करेगा, जो मैंने ट्रिगोनोमेट्री मैंने भी पढ़ाया आप लोगों को। मगर एक आसान कॉन्सेप्ट क्या है? रेशियोज ऑफ अ ट्राइंगल। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस साइड की वैल्यू चाहिए 45 डिग्री के, इस साइड की वैल्यू चाहिए जो 45 डिग्री के ऊपर है, मुझे देखो क्या गिवन है, मुझे 90 डिग्री के सामने वाली साइड लेंथ मौजूद है। तो अगर मुझे 90 से 45 पे जाना हो, अब देखो मेरे पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड लेंथ मौजूद है, मुझे 45 डिग्री की साइड लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर कभी भी हमें 45 डिग्री से 90 पे जाना होता है, हम मल्टीप्लाई बाय √2 करते हैं, तो इसका वाइस वर्सा क्या होगा? इसका वाइस वर्सा ये होगा कि भाई अब डिवाइडेड बाय √2 कर दिया जाएगा। अगर मुझे 90 से 45 के ऊपर जाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल डिवीजन के अंदर √2 ले लिया करूंगा। यानी कि देखो, मेरे पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड लेंथ मौजूद है, मुझे क्या जाना है? 45 डिग्री के सामने। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? 90 से 45 पे जा रहा हूँ, तो क्या किया जाएगा? डिवाइडेड बाय √2। यानी कि सिंपल क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय √2। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखिएगा, अगर मेरे पास 90 के सामने वाली साइड लेंथ मौजूद है और मुझे क्या जाना है? 45 डिग्री के सामने वाली साइड लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल जो भी साइड लेंथ की वैल्यू उसको डिवाइड करवा दिया जाएगा √2 से, तो इन दोनों साइड लेंथ की वैल्यूज ही आ जाएंगी हमारे पास। कोई मसले की बात नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे शागिर्दों? इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिटरली ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको फजूल में हवा लग रहा है, हालांकि है ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो बेटा दोबारा से सारी बात को रिपीट कर देता हूँ भाई, ज्योमेट्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को फिर क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे। पहले नंबर के ऊपर पहली टाइप की अपनी स्केलिंग ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम की तमाम साइड्स क्या हो? अनइक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी एटलीस्ट 2 साइड्स क्यों आपस में बराबर हो। और एक खास प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि भाई जो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल साइड होती है, अगर आप उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टुवर्ड दी अनइक्वल साइड, तो हमेशा वो अनइक्वल साइड को बराबर हिस्सों में कट करेगा। फिर हमने डिस्कस किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में कि ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स बराबर होंगी उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट इन एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल दुनिया में एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तमाम की तमाम एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। फिर हमने ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम की तमाम एंगल्स एक एंगल 90 से बड़ा एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम, तभी क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाएगा। देन हमने पढ़ा था सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके पास 90 डिग्री मौजूद हो और बाकी दोनों जो एंगल्स हो 90 से छोटे हो, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। वाइल एक हमने ट्राइंगल पढ़ा राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसके पास एक 90 डिग्री एंगल और बाकी दोनों इक्वल 45 की वैल्यूज हो, यानी कि सिमिलर वैल्यूज हो। इसको क्या कहते हैं? राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कहते हैं। और साथ में बीच में मैंने आपको दो और कॉन्सेप्ट दिए। एक बताया मैंने आपको फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में, और एक बताया मैंने रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर। अगर किसी बच्चे को रेशियो ऑफ ट्राइंगल के ऊपर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आइए एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवाऊंगा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। कि फॉर एग्जाम्पल जरा बात समझिएगा, लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। सर अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक एंगल गिवन है 30 डिग्री का, सही है ना भाई? यहाँ पे लेट सपोज 90 डिग्री का एंगल मौजूद है और ये 90 डिग्री का एंगल मौजूद है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे 60 डिग्री मौजूद है, सही है ना भाई? और यहाँ पे मुझे एक साइड लेंथ गिवन है 7 की। एग्जामिनर कहता है कि भैया इस साइड की और इस साइड की वैल्यू फाइंड करके बताओ। ये वाले क्वेश्चन आपको आईबीए के अंदर, नस के अंदर, फास्ट के अंदर, नस बिजनेस स्कूल के अंदर, आपको प्यास के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, यूईटी के अंदर बेतहाशा मिलेंगे। पाकिस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी सब में अंदर आपको मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नॉर्मल मेथड के ऊपर मुश्किल हो जाएगा। आसान मेथड क्या है? रेशियोज ऑफ अ ट्राइंगल। देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको किस एंगल के सामने वाली साइड की वैल्यू गिवन है, यानी कि किस एंगल की साइड लेंथ गिवन है। भाई किस एंगल की साइड लेंथ गिवन है, यानी कि किस एंगल के सामने वाली साइड की वैल्यू गिवन है। मुझे साफ दिख रहा है, मुझे 30 डिग्री के सामने वाले एंगल की साइड की वैल्यू गिवन है। ओके, यानी कि मैं 30 से अपनी वैल्यूज को फाइंड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई देखो, अगर मैं 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूँ, साइड लेंथ को, अगर मैं 60 डिग्री की साइड लेंथ निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा? देखो 30 से अगर मैं 60 जाना चाह रहा हूँ, अगर मैं 30 डिग्री से 60 जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे मालूम है 30 से 60 जाने के ऊपर क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है √3 से, सही है ना भाई? तो देखो 30 से अगर मैं 60 जा रहा हूँ तो जो भी मेरे पास 30 की साइड लेंथ है उसको क्या करवाऊंगा? मल्टीप्लाई बाय √3। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 7 √3। क्या बन जाएगा भैया? 7 √3। सिमिलरली अगर आप और से देखें, अगर मुझे यहाँ पे
अगर मुझे क्या करना है, अब 90 के ऊपर जाना है, अगर मुझे 30 से 90 के ऊपर जाना है ताकि 90 के सामने वाली साइड लेंथ आ सके। भाई देखो, जिस साइड लेंथ की वैल्यू गिवन होती है उससे हम दूसरी साइड की वैल्यूज को फाइंड कर रहे होते हैं। तो भाई देखो, अगर मुझे 30 डिग्री की साइड लेंथ की वैल्यू गिवन है और मैं 30 से 90 के ऊपर जाना चाह रहा हूँ ताकि 90 की साइड लेंथ आ सके, साइड लेंथ का मतलब यानी कि 90 के एंगल के सामने जो साइड की वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो मुझे मालूम है 30 से 90 जाने के ऊपर क्या करते हैं, 30 से 90 जाने के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो भाई देखो, 30 वाली जो भी साइड लेंथ उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 7 टू जार क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो इस साइड लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। और अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो आया आपने काम सही किया गलत किया, तो इसको एक और तरीके से वेरीफाई कर लो, कोई मसले की बात थोड़ी है। आप बोलो सर मैं 90 से अगर 60 पे जाना चाहूँ, तो 90 से डायरेक्टली 60 के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता, या 60 से डायरेक्टली 90 पे जाना पॉसिबल नहीं होता। तो तीन डायरेक्टली पॉसिबिलिकेशन होती है हमारे पास चीजें करने की। वो क्या होती है कि आप पहले 30 टू 60 जाओ, 30 टू 90 जाओ, 45 टू 90 जाओ। ये तीन आपको खाली बेसिक रेशियोज के लिए याद रखनी है, सही है ना भाई, तीन मेजर रेशियोज के लिए होती है, सही है ना भाई। इस तरीके से देखो, मेरे पास इस साइड लाइन की वैल्यू भी आ गई, इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई। अब मुझे बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। प्यारे बच्चों, क्लास के स्टार्ट में भी जो कुछ भी पढ़ा है उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। अब मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर आपके पास लेकर आ रहा हूं ताकि हम देख सकें कि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो भी हमने क्लास के स्टार्ट में पढ़े क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई हो रहे थे। पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 1 से भी लिंक कर रहा है। कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन गिवन था। क्या क्वेश्चन गिवन था कि भाई एक एंगल गिवन है 50, एक गिवन है 65, एक साइड लेंथ की वैल्यू गिवन है 3x-2, एक की गिवन है x+2। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इस साइड लेंथ की वैल्यू बताओ, इस एंगल की वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो बेटा इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। भाई मुझे ये बात मालूम है, आपको भी ये बात मालूम होनी चाहिए। दुनिया का एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल फाइंड कैसे करोगे, सिंपल तरीके से सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, लेट सपोज ये एंगल मेरे पास बीटा है, तो अगर बीटा का एंगल फाइंड करना है तो बाकी दोनों एंगल्स को 180 से माइनस करवा दूंगा। तो 180 माइनस का 65 माइनस का 55 क्या बन जाएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, तो 180 माइनस 65 माइनस 55, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 65 ही बन रहा होगा। तो बीटा का एंगल किसके बराबर आ जाएगा, 65 के बराबर आ गया। यानी कि हमारे पास यहाँ पे बीटा के एंगल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 65 के बराबर आ गई। और अगर आप थोड़ा गौर से देखें कि हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स बराबर आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये एंगल बीटा और एंगल गामा क्या आ रहे हैं, ये बराबर आ रहे हैं, दोनों 65 डिग्री के ऊपर आ रहे हैं। तो आपको एक और कॉन्सेप्ट भी मालूम होगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, मैथ्स का अगेन बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि अगर एंगल्स बराबर होंगे तो उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स भी बराबर होती हैं। यानी कि अगर एंगल्स बराबर होंगे तो उनकी अपोजिट साइड या फिर साइड लेंस इसको हम कहते हैं बराबर होंगे। तो भाई देखो, इस एंगल के सामने वाली साइड ये है, इस एंगल के सामने वाली साइड ये है। इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल्स बराबर है तो इसका मतलब साइड लेंस भी बराबर होंगी। तो मैं सिंपल इनको आपस में कंपेयर करवा सकता हूँ। 3x माइनस का 2 बराबर होगा किसके, x+10 के। सिंप्लीफाई करवा दीजिए, क्या बन जाएगा, 3x माइनस का x इक्वल टू के बाद 10 प्लस का 2, 3x में से x किया तो क्या बचेगा 2x, 10 प्लस का 2 12। तो 2 1 2, 2 6 12। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर आ गई। तो अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू को फाइंड करना है तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर आ गई। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए क्या मसले की बात है। अच्छा, हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो, सर हम इस साइड की वैल्यू को क्या रेशियोज पे नहीं निकाल सकते। नहीं मेरा बेटा, यहाँ पे एंगल चूंकि स्टैंडर्ड नहीं गिवन 30 60 या 90 में से कोई भी, इसलिए हम इस साइड की वैल्यू को रेशियोज पे नहीं निकाल सकते, उसको नहीं निकालना। हमें सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, हम लोगों ने फाइंड कर ली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतहाशा आईवीए के अंदर, नस के अंदर, फास के अंदर, लम्स के पेपर के अंदर बेतहाशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई इफ एसी इज इक्वल टू बीसी। यानी कि आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया साइड एसी की वैल्यू और साइड बीसी की वैल्यू कैसी है, आपस में बराबर है। कोई मसले की बात नहीं है मेरा प्यारा बच्चा, आपको साइड एसी और साइड बीसी की वैल्यू दे दी ना, बराबर दे दी एग्जामिनर ने, तो टेंशन क्यों लेते हो भैया, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। अगर दुनिया में कभी भी दो साइड की वैल्यूज क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि भाई देखो, दुनिया में अगर कोई भी दो साइड की वैल्यूज बराबर आ जाए, इसका मतलब उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक चीज तो मुझे यहाँ पे पता चल गई कि भैया साइड एसी और साइड बीसी अगर आपस में बराबर हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जरा देखो यहाँ पे एक चीज और, कि भाई यहाँ पे मुझे एक एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर, हो सकता है सारे बच्चों को याद ना हो। क्या कॉन्सेप्ट था भाई, कि दुनिया के अंदर हमेशा ये बात याद रखिएगा, ट्राइंगल के अंदर कभी भी अगर आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन हो, यानी कि लेट सपोज अगर इधर एक एंगल अल्फा है, इधर एक एंगल बीटा है, इधर एक एंगल गामा है,
अगर कभी भी ट्राइंगल के अंदर आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेट सपोज ये एंगल है एन, इस एंगल एन की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो इस एंगल एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि एंगल एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? अल्फा प्लस गामा के। यानी कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो बेसिकली बराबर होता है नॉन एडजेसेंट एंगल के, यानी कि उस एंगल्स के जो उसके साथ नहीं बने हुए, इस बीटा के अलावा वाले जो दो इंटीरियर एंगल होंगे उनके बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर यहाँ वाले एंगल, लेट सपोज इस एंगल का नाम है एम, मुझे अगर इस एंगल एम की वैल्यू निकालनी है तो एंगल एम की वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगल एम विल बी इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अदर टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स, जो कि अल्फा और बीटा होंगे इस केस के अंदर, यानी कि जिसके साथ ये बना हुआ होता है ना उसके अलावा वाले बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर होती है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, तो अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को जरा यहाँ पे यूटिलाइज करो तो क्वेश्चन बड़ा हलवा बन जाएगा, बड़ा इजी बन जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना मेरे प्यारे शागिर्दों। क्लियर? अब जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में, ब्ला 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 ब्ला, तो मुझे ये बात मालूम है कि भाई ये एक्सटीरियर एंगल है, और मुझे ये बात मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके बराबर होती है? बराबर होती है सम ऑफ दी अदर टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये जो अंदर एंगल बन रहा होगा इसके अलावा वाले इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगी। और चूंकि ये दोनों साइड्स बराबर है तो जो एंगल की वैल्यू यहाँ पर है वही एंगल की वैल्यू यहाँ पर भी होगी। तो भैया 3y माइनस का x इसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2x+y प्लस के 2x+y के बराबर। क्या कहा मैंने? दोबारा समझिएगा बात को, मैंने सिंपल सी बात करी, मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर मुझे इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है तो भाई ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सम ऑफ दी अदर टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इस एंगल और इस एंगल के सम के। अब ये दोनों एंगल्स कैसे गिवन है हमें? देखो क्वेश्चन में मुझे ये एंगल भी गिवन है और मुझे ये वाला एंगल भी गिवन है। मुझे ये वाला एंगल कैसे गिवन है? क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने मुझे बताया हुआ है साफ अल्फाजों के अंदर के साइड ए बी और साइड बी सी के आपस में बराबर है, साइड ए सी और साइड बी सी के आपस में बराबर, तो जाहिर सी बात है उनके एंगल्स जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे मेरा बेटा? बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो सिमिलरली हमने क्या कर लिया, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए इस किसके बराबर होगा? सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स के। सिंप्लीफाई करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा? इधर हो जाएगा 4x प्लस का 2y, और इधर क्या हो गया? 3y माइनस का x। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे, वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे, तो ये बन जाएगा 3y माइनस का 2y इक्वल टू के बाद 4x माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 5x। तो 3y माइनस का 2y विल बी इक्वल टू y इक्वल टू के बाद 5x का 5x। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? y का इक्वल टू 5x। हमसे क्वेश्चन में यही मांगा हुआ था कि फाइंड द x इन टर्म्स ऑफ y, तो हमने उस चीज को फाइंड कर लिया। मेरा बेटा बिलियन डॉलर्स का एक क्वेश्चन है, बिलियन डॉलर्स का, पूरा पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई देखो, हमारे पास ये दो तरह के जो है ना एक ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हुए हैं, इधर 60 डिग्री गिवन है, इधर भी 60 डिग्री गिवन है, तो जाहिर सी बात है मेरा बेटा इधर भी क्या होगा? 60 डिग्री मौजूद होगा। बट खैर है, जाने देते हैं। एग्जामिनर मुझसे पूछ क्या रहा है? एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। सही है भाई, कोई मसले की बात नहीं है, दो ट्राइंगल्स आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं और मुझे यहाँ पे इस साइड की वैल्यू 10 गिवन है, इस साइड की वैल्यू 8 गिवन है। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व करवा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम पे भी सॉल्व कर सकते हैं और चुटकी बजाने वाला मेथड रेशियोज का जो पढ़ाया उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन कभी भी आपके पास ट्राइंगल्स का, ज्योमेट्री का, आईबीए में, नस्ट में, फास्ट में, लम्स में, जीआईकेआई में, प्याज में, यूईटी में, एनईटी में, कहीं पे भी आएगा, हमेशा आपने क्या करना है? सबसे पहले देखो क्या आप चीज आसानी से निकाल सकते हो। देखो मुझे एक चीज साफ तौर पे दिख रही है कि यार इस ट्राइंगल में मुझे एक एंगल गिवन है 60 डिग्री इधर, एक एंगल मुझे इधर गिवन है 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है इधर का एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा, यानी कि तीसरा एंगल मैं निकाल सकता हूँ ना। तो भाई 180 में से अगर मैं 120 निकालूंगा तो इधर भी क्या बचेगा? 60 डिग्री बचेगा, यानी कि मेरे पास इधर का भी एंगल आ गया। बहुत सिंपल सी बात है ना मेरे प्यारे शागिर्दों को, भाई इधर भी 60 गिवन है, इधर भी 60 गिवन है, जाहिर सी बात है इधर भी क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। एक काम तो मैंने सबसे पहले कर लिया। और दूसरे नंबर के ऊपर मुझे एक और चीज यहाँ पे दिख रही है साफ तौर पे, देखो अच्छे बच्चे को साफ तौर पे दिखेगी कि भाई ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है? तीनों साइड की वैल्यूज भी बराबर होंगी। तो अगर एक साइड की वैल्यू 10 गिवन है, इसका मतलब इस साइड की वैल्यू भी 10 होगी, इसका मतलब इस साइड की वैल्यू भी 10 होगी, है ना भाई? देखो अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की वैल्यू 60 आ गई, ये 60 कैसे आई? देखो दो की 60 गिवन थी और तीसरे की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो भाई? 180 में से रिमेनिंग टू एंगल्स को माइनस करवा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो अब आपके पास ट्राइंगल की जब तीनों एंगल्स की वैल्यू सिमिलर आ गई, जाहिर सी बात है उनकी साइड भी बराबर होंगी, तो इधर भी 10 आ गया। अब देखो निकालना जरा आसान हो गया।
अब क्या हो गया भैया, निकालना जरा क्वेश्चन को सॉल्व करना अब जरा आसान हो गया। अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप फाइनली इस एक्स की वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो चुटकी बजा के कर सकते हैं एक्स की वैल्यू को फाइंड। कैसे, कि भाई देखो मुझे अगर अब इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो दो तरीके हैं फाइंड करने के। एक तरीका देखो, मैंने आपको क्या कहा था क्लास के भी स्टार्ट में, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को याद करिएगा, क्वेश्चंस के अंदर यूज करवाऊंगा। देखो मुझे मालूम है कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है देखो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब अगर मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है हमें कहीं ना कहीं पे क्या यूटिलाइज करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है यार, आप इस मेथड के ऊपर फाइंड करना चाहो इतने बड़े मेथड के ऊपर कि एच स्क्वायर के अंदर पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डालो, फिर बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू डालो, फिर स्क्वायर स्क्वायर करके निकालो। और जिस बच्चे को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद है, मैंने भी लिखवाए भी थे, तो आपको मालूम है पाइथागोरस ट्रिपलेट में जो सेकंड लास्ट वाला मैंने लिखवाया था वो क्या था, 6, 8, 10। देखो यहाँ पे आपको 8 भी गिवन है 10 भी गिवन है, तो कौन सी वैल्यू गायब है 6, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 6 के बराबर होगी। विद इन सेकंड्स के अंदर आपको एक्स की वैल्यू चुटकी बजा के पता चल गई। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा, जो नल्ला बच्चा होगा, वो बैठ के पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करेगा, उस पर भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो उस पे, कि देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा, ये होती है हाइपोटेन्यूज। और जो 90 डिग्री के साथ वाली साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, जो साइड बच गई वो बेस थी। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डाल दो, क्या बन जाएगा 10 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, बेस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस का बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा भैया 100 में से 64 जाएगा 36 बचेगा, बी का स्क्वायर एज इट इज। सिंप्लीफाई करोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो भाई देखो जितनी जल्दी हमने यहाँ से सॉल्व किया तो उससे जल्दी यहाँ से भी आ गया, कोई मसले की बात नहीं, मेथड सारे सही हैं। अगेन डिपेंड करता है मेरी किन किन बातों को फॉलो करोगे। देखो अगर मैं एक मक्खी भी बना रहा हूँ ना, उसको फॉलो करो, समझो क्या बात की हुई है, आप इजीली अपनी यूनिवर्सिटी का टेस्ट निकाल सकते हो। भाई जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना, जो आपसे 80-80 हज़ार रुपए फीस ले रहे हैं, 60-60 हज़ार रुपए फीस ले रहे हैं, यकीन मानो वो सारे लेक्चर यही पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अरसे तक इंस्टीट्यूट में खड़े होकर पढ़ाता रहा, बट अब सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ तालीम दे रहा होता हूँ। उसके पीछे लॉजिक या रीजन क्या है कि भाई तालीम हर एक का हक है। तो भाई आपने खुद भी लेक्चर को देखना है और अपने दोस्तों से भी जाकर शेयर करना है। आपके कोचिंग में बैठे हुए दोस्त भी मेरे लेक्चर से पढ़ रहे होंगे, मगर आपने जाके उनसे शेयर भी करना है अगर किसी को नहीं मालूम तो, क्योंकि देखो वहां पे आप पैसे देके ये सारे कंटेंट कोर्स कंटेंट कवर कर रहे होते हो। तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज के मैं लेक्चर मैंने अपलोड करे हुए। सही है मेरे प्यारे शागिर्दों, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। ये क्वेश्चन आईबीएम में आया हुआ है, इतना आसान सा जो क्वेश्चन लगा है ना, जो मैं अक्सर पूछता हूँ, इजी है कि इजी नहीं है। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर इजी है, नहीं मेरा बेटा इजी नहीं है, इजी बनाया गया है क्वेश्चन, वरना देखने में बड़ा डौना लग रहा था। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Next question is my favorite question. It is from IBA as well as from SETS, as well as from LCAT, as well as from NES Business School, as well as from NERS, as well as from FAST. अच्छा तो बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आईबी में भी आया हुआ है, नस में भी आया हुआ है, फास्ट में भी आया हुआ है, लम्स में भी आया हुआ है, जीआईकेआई, प्यास, यूईटी, कॉमसेट, यू कैन नेम इट एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जहां पे क्वेश्चन ना आया हो। भाई जब मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन हर जगह पे आया हुआ है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आया हो, इससे मतलब तो क्वेश्चन में मुझे दिखा होगा। सही है ना, इसलिए मैं बात कहता हूँ। बट ये स्पेसिफिकली हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया इस तरह के क्वेश्चन। अब जब ये क्वेश्चन पेपर में आया है ना, अक्सर बच्चे तो उधर ही फौत हो गए कि सर इतना मुश्किल क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया। हालांकि बिलीव मी, इससे आसान कोई क्वेश्चन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, मगर आसान है नहीं मेरा बेटा, आपके लिए आसान इंशाल्लाह भी बना दूंगा। देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, आपको एक साइड की वैल्यू गिवन है, आपसे इस साइड की वैल्यू मांगी हुई है, और मुझे साफ दिख रहा है कि तीन ट्राइंगल्स आ रहे हैं। और अगर अब मैं गौर से देखूं तो इन तीनों ट्राइंगल्स में एक खास बात कॉमन है कि इन तीनों ट्राइंगल्स के अंदर 90 डिग्री के सिंबल्स गिवन है, ये बात ही पता चल गई। अच्छा एक चीज और गिवन है इनके अंदर, जिन बच्चों की ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, अभी तक दो बातें तो ऑब्जर्व सबने कर ली ना, कि एक 7 एक साइड की वैल्यू गिवन है और एक साइड की वैल्यू मांगी हुई है। दूसरे नंबर के ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन देखते साथ ही, क्या तीनों ट्राइंगल्स के अंदर 90 डिग्री का सिंबल मौजूद है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेटा ये डंडियां जो बनी हुई है गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं है, ये डंडियां जो बनी हुई है ये गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं है भाई, ये कुछ बता रही है। इसका मतलब क्या, साइड्स आपस में बराबर है। और साइड्स आपस में कब बराबर होंगी, अगर एंगल्स बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर ने एंगल ऑल्दो बताए नहीं, मगर उसने छुपे अल्फाजों में सब बता दिया। वो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे सब बता दिया, वो हिसाब हो गया कि देखो एक एंगल तो 90 डिग्री का है, और बाकी दो एंगल्स के बारे में एग्जामिनर ने आपको पहले ही छुपे अल्फाजों में बता दिया कि एंगल्स कैसे हैं, बराबर हैं। अब खुद सोचो कि अगर ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल्स क्या होंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री। सिमिलरली अगर आप यहां पे जाओ इस सेकंड ट्राइंगल के अंदर, यहां पे भी एंगल्स बराबर है। इसका मतलब यहां पे भी एक एंगल क्या है 45 का, एक एंगल इधर क्या है 45 का। और फिर अगर तीसरा ट्राइंगल देखो, इसके अंदर भी एंगल्स कैसे हैं, बराबर हैं।
इधर भी 45 होगा, इधर भी 45 होगा। तो भाई ये जो डंडियां बनाई हुई है ना, ये गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं है, इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ऑब्जर्व करना होता है। बात समझ पा रहे हैं मेरा बेटा? तो यहां से हमें कितनी सारी चीजें देखो पता चल गई सिर्फ इन डंडियों से। अब जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एक परफेक्ट क्वेश्चन है रेशियोज ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर सॉल्व करने के लिए। नॉर्मल मेथड पे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। अब देखो सबसे पहले मुझे 45 के सामने वाली साइड गिवन है, मुझे 45 के सामने वाली साइड गिवन है, हमें 90 के सामने वाली साइड पे जाना है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि 45 से अगर 90 के ऊपर जाना हो तो क्या होता है? पढ़ाया था मैंने आपको, 45 से 90 के ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय √2 किया जाता है। क्या किया जाता है? लिख लो बेशक कि 45 से 90 पे जाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय √2। तो भैया देखो, अगर मेरे पास 45 के सामने वाली साइड की वैल्यू है 7, तो मुझे अगर 90 के सामने वाली साइड निकालनी है तो क्या करूंगा? सिंपल तरीके से 7 √2 आ गया। यानी कि अब देखो मेरे पास अगेन यहाँ पे कौन सी साइड की वैल्यू आ गई? इस 45 के सामने वाली साइड की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए? हमें इस साइड की वैल्यू चाहिए। अगेन ये साइड कौन सी है? 90 के सामने वाली है। तो 90 के सामने वाली साइड की वैल्यू चाहिए, तो दोबारा से क्या करेंगे? इसको √2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 7 √2 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो बेटा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कभी भी दो रूट वाली टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो और उनके अंदर वाली वैल्यू सिमिलर हो, तो रूट क्या होता है? खत्म हो जाता है और अंदर वाली वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है। इस साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? 14 के। अब देखो यहाँ पे 45 के सामने वाली साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 14 के। हमें तो 90 के सामने वाली इस साइड की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? 45 के सामने वाली साइड की वैल्यू मौजूद है, 45 से 90 के ऊपर जाना है। मुझे मालूम है 45 से 90 पे जाने के लिए क्या किया जाता है? √2 से मल्टीप्लाई। है ना भाई? क्या किया जाता है? √2 से मल्टीप्लाई। तो सिंपल तरीके से 14 मल्टीप्लाई इंटू √2 क्या हो जाएगा? 14 √2। तो हमारे पास साइड की लेंथ क्या आ गई? साइड लेंथ की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये आ गई 14 √2 के। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मुझे बताओ, क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा था, क्वेश्चन देखने में ड्रोना लग रहा था, क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा था, बताइए इसमें क्या मुश्किल है? बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? बताइए इसमें क्या मसले की बात है? बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं नर्सरी क्लास के। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर गए, सबसे पहले आपने क्या निकाला? आपको सबसे पहले देखो 45 के सामने वाले साइड की वैल्यू मौजूद थी, आप 90 से 45 पे जाना चाह रहे थे, यानी कि आप सिंपल तरीके 45 की वैल्यू गिवन थी, आप 45 टू 90 पे जा रहे थे, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या करा? हमने सिंपल √2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास फाइनली इस साइड की वैल्यू आ गई। अब ये जो साइड की वैल्यू आई, ये इस ट्राइंगल में 45 के सामने वाली थी, और मुझे किसके सामने जाना था? 90 के सामने पे जाना था, यानी कि 45 से 90 पे जाना था। दोबारा से √2 से मल्टीप्लाई करा तो इस साइड की वैल्यू आ गई। अब ये जो साइड की वैल्यू आई थी, ये इस ट्राइंगल के अंदर अगेन 45 के सामने थी, और 90 के सामने वाली साइड पे जाना था। तो 45 से 90 जाने के लिए दोबारा से √2 से मल्टीप्लाई करा। आंसर क्या आ गया? 14 इंटू √2 आ गया। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? बताइए इसमें क्या मसले की बात है? क्या परेशानी की बात है? क्या मसले की बात है? क्लियर है भाई? नहीं क्लियर है? जल्दी से सोच के जवाब दीजिएगा क्वेश्चन को देखने के बाद। बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती है मेरे प्यारे शागिर्दों? क्लियर होती है नहीं होती है? आगे मूव करेंगे नहीं तो फिर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल निकालो। कोई मसले की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी बेतहाशा आ जाते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि एरिया की वैल्यू गिवन है, एरिया की वैल्यू गिवन है 15 इंटू √3। एग्जामिनर कह रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ जो कि हाइट की वैल्यू आई गेस। एग्जामिनर आपसे एक्स की वैल्यू मांग रहा है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं? एक्स की वैल्यू मांग रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आईबी में भी आया हुआ है, फास्ट में भी आया हुआ है, नस में भी आया हुआ है, लम्स में भी आया हुआ है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन कि एरिया की वैल्यू दे दी, कह रहे एक्स की वैल्यू बताओ। अब अक्सर बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता। भाई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, देखो आपको हाइट के ऊपर एक्स गिवन है, यानी कि आपको बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना क्वेश्चन के अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन गिवन क्या है। देखो क्वेश्चन के अंदर दो बातें बड़ी यूनिक है। एक तो आपको 90 डिग्री का सिंबल गिवन है, एक 60 डिग्री का वैल्यू गिवन है। इसका मतलब भाई इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? इस एंगल की वैल्यू जाहिर सी बात है, देखो क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पहली निगाह में तुम्हें समझ में आ जाए। जिस तरह आपको पहली नजर में किसी के इशारे समझ में नहीं आते ना, बिल्कुल वैसे ही जरूरी नहीं है कि आपको पहली नजर में क्वेश्चन समझ में आ जाए बेटा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। मगर मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर हमेशा कोशिश ये की जाए कि जो चीज आपको निकल रही है ना उसको निकाल लो। उसका काम बाद में कभी आए ना आए, उसको तुम एटलीस्ट निकाल लो पहले। अब देखो मुझे साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल इधर है, 60 डिग्री इधर है, तो भी तीसरा एंगल मैं निकाल लेता हूँ। तो 90 60 क्या हो गया? 120 माइनस करवा दो, क्या बचेगा?
सिंपल सी बात है, 30 का बच जाएगा, है ना भाई, 30 डिग्री बचेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 180 में से 90 और 60 अगर मैं माइनस कर पाऊंगा तो क्या बचेगा, 30 डिग्री बच रहा होगा हमारे पास। अच्छा भैया ये तो हो गया। अब देखो, मुझे और भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, यकीन मारो मैं बिल्कुल आपकी तरह का जो है नल्ला बच्चा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं एक काम क्यों नहीं करता, मैं इस साइड की और इस साइड की वैल्यू निकाल लेता हूँ, हो सकता है उससे कोई फायदा हो सकता है भैया। क्योंकि देखो, मुझे अगर एरिया का फॉर्मूला गिवन है और मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इज बेसिकली हाइट, तो मुझे किसी तरीके से क्या चाहिए, नीचे वाली बेस की वैल्यू चाहिए, ऐसा ही है ना मेरे प्यारे शागिर्द। मुझे बेसिकली इस बेस की वैल्यू चाहिए, तो मुझे साइड की वैल्यू चाहिए दर हकीकत। अगर इस साइड की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब क्या करें भैया, परेशान बैठा हूं। देखो, मेरे पास 30 के सामने वाली साइड की वैल्यू मौजूद है एक्स के बराबर, और मुझे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 90 के सामने वाली साइड की वैल्यू। तो अगर मैं 30 से 90 पे जाना चाहता हूँ, अगर मैं 30 से 90 पे जाना चाहता हूँ, तो हमेशा याद रखिएगा, 30 डिग्री से 90 पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, 30 डिग्री से 90 पे जाने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो भाई देखो, 30 के सामने वाली साइड की वैल्यू मौजूद है, यहीं से स्टार्ट करेंगे हमेशा। हो सकता है कि बच्चा सोचे 60 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, मेरा बेटा को डायरेक्टली 60 से करना मुश्किल होता है ना, 60 की आपको साइड की वैल्यू नहीं गिवन, 60 की, जिसकी साइड की वैल्यू गिवन होती है स्टार्ट हमेशा वहां से करें। 30 के सामने वाली साइड लाइन गिवन है तो वहां से स्टार्ट किया। अब देखो 30 से 90 में जा रहा हूँ, तो क्या करेंगे, जो भी साइड की वैल्यू है 30 की, उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x बन गया। अब देखो, अगर मुझे 60 की साइड की वैल्यू चाहिए, अगेन मैं 30 से 60 पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। तो भैया देखो, 30 के साइड की वैल्यू क्या है, x, मुझे 60 की साइड की वैल्यू चाहिए। तो मुझे बात मालूम है कि 30 से 60 पे जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय √3। तो जो भी मेरे पास 30 के साइड की वैल्यू है उसको क्या करूंगा, √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, x इंटू √3। ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, x इंटू √3। इस तरीके से मेरे पास 30 से 60 के ऊपर जब मैं गया, 30 60 पे जाने के लिए क्या किया, x इंटू √3, तो आंसर क्या आ गया, √3 आ गया, सही है ना भैया, x √3 आ गया। अब देखो, मुझे फाइनली इस नीचे वाली पूरी बेस की साइड की वैल्यू पता चल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ का हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 50 इंटू √3 इक्वल टू का साइन हाफ का हाफ एज इट इज। बेस की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, बेस की वैल्यू गिवन है x इंटू √3। और देखो ये जो हाइट है, हाइट का मतलब क्या है, ट्राइंगल की जो पूरी हाइट होगी, जो कि ऑब्वियसली ये साइड की लेंथ है, इस वाली पूरी साइड की लेंथ, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लो। देखो, इस √3 से ये वाला √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, जाहिर सी बात है ना, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, खत्म हो गया। ये देखो, ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 50 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 50 इंटू 2 किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। और यहाँ पे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो सिंपल एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 100 के बराबर आ गई। तो मुझे मालूम है एक्स की वैल्यू क्या होगी, सिंपल 10 के बराबर, क्योंकि जब मैं अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट लेने के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 के बराबर। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। मुझे बताओ उसमें क्या प्रॉब्लम थी। लोग उसको देख के इतना खौफजदा हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, भाई मुझे बताओ उसमें क्या मुश्किल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आसान है कि नहीं आसान, तो आप लोग बोलेंगे सर आसान है, मगर हालांकि आसान नहीं था मेरा बेटा, आसान बना दिया अब आपके लिए। कि भाई देखो, क्वेश्चन को देखते साथ ही जितनी चीजें निकाल सकते हो ना, पहले निकाल लो। आपको अगर डायरेक्टली रेशियोज निकालने, निकाल लो, हो सकता है कहीं आगे यूटिलाइज हो रहे हो। अगर एंगल नहीं, एक आध नहीं गिवन, तो एंगल की वैल्यू को फाइंड करके निकाल लो। क्लियर है मेरा बेटा, इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा तो बेटा, ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, उसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। लेट सपोज एक दफा यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर के ऊपर। मेरे प्यारे शागिर्दों, पैरामीटर दुनिया के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, किसी भी फिगर के अंदर क्या चीज होती है भाई, किसी भी फिगर की जो तमाम साइड्स की वैल्यूज का सम होता है ना, वो पैरामीटर कहलाता है। यानी कि लेट सपोज अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की तमाम साइड्स का जो सम होगा उसका पैरामीटर होगा। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की तमाम साइड्स का सम क्या कहलाता है, पैरामीटर। तो फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर क्या होगा कि भाई अगर मुझसे एग्जामिनर कहता है कि पैरामीटर की वैल्यू बताओ, तो देखो साइड 1 की वैल्यू लेट सपोज x है, साइड 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2x के बराबर है, और साइड 3 की वैल्यू किसके बराबर थी, x इंटू √3 के बराबर थी, है ना भाई, ये सिंपल थी। और जब हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया तो मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू 10 है, तो क्या बन जाएगा, 2 का 2 एज इट इज, x की जगह पे 10 आ गया, प्लस का 10 और यहाँ पे √3, सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा, 10 2 20, 20 प्लस 1 30, यानी कि 30 प्लस का 10 √3 विल बी द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। कैसे निकालते हैं पैरामीटर, देखो पैरामीटर क्या होता है, तमाम साइड्स का सम, ये जितनी भी साइड्स आ रही है ना मेरा बेटा, इन तमाम साइड्स का सम बेसिकली पैरामीटर होता है। एक्स आपने निकाला हुआ था, सिंपल तरीके से पैरामीटर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का एक क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है इन अ 30 60 90 ट्राइंगल, साइड अपोजिट टू 30, in a 30 60 90 triangle, the side opposite to 30 degree is 15, the side opposite to 30 degree is 15,
हाउ लॉन्ग इज द अपोजिट टू 60 साइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अगेन रेशियोज ऑफ अ ट्रायंगल का बड़ा बेहतरीन एक क्वेश्चन कि देखो 30 के सामने वाली साइड की वैल्यू गिवन है, 60 के सामने वाली साइड की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमें ये बात मालूम है कि अगर कभी भी 30 डिग्री से 60 डिग्री के ऊपर जाना हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। तो भाई देखो 30 के सामने वाली साइड की वैल्यू गिवन है 15 के बराबर, 60 के सामने वाली साइड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 30 के सामने वाली साइड गिवन है, 60 के सामने जाना है, यानी कि 30 से 60 के ऊपर जा रहे हैं, तो जो भी 30 डिग्री की साइड की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय √3 करवा दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 15 इंटू √3। तो आंसर क्या आ गया? 15 इंटू √3। लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको इस साइड की वैल्यू निकालनी है। इस साइड की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? ये कौन सी साइड है? 90 वाली साइड है। तो 30 के सामने वाली साइड की वैल्यू क्या है? 30 के साइड की वैल्यू क्या है? 15। आपको 90 की साइड की वैल्यू निकालनी है। 30 की साइड लेंथ 15 है, तो 90 की साइड लेंथ कैसे निकालोगे भाई? 30 से 90 जाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस साइड लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। सिंपल इज दैट भाई। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं, चुटकी बजा के सॉल्व होता है क्वेश्चन, कोई मसले की बात नहीं है भाई। कोई बंदा आपसे बोले कि अब ज्योमेट्री मुश्किल लगती है, उसको लेक्चर दिखाइएगा और चमाट भी मारिएगा कि सर हाशिम ने कितने आसान तरीके से क्लियर करवाया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन जो अक्सर पेपर के अंदर आया और अक्सर बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो देखने में बड़ा खौफनाक लगता है मगर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखो भाई इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अगर मैं एक चीज देखूं कि मुझे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मौजूद है, यहाँ 30 डिग्री का मौजूद है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल मौजूद है, इधर कोई एंगल नहीं गिवन, इधर 90 डिग्री मौजूद है। तो भाई देखो सबसे पहला काम, एक अच्छे बच्चे की निशानी क्या होती है, नल्ले बच्चे की निशानी क्या होती है? नल्ला बच्चा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाता है। वो क्वेश्चन देख के जो है ना आइंस्टाइन की मैथ्स को अप्लाई करने लग जाता है और सोचने लग जाता है कैसे सॉल्व होगा। भाई एक अच्छे बच्चे नल्ले बच्चे में डिफरेंस है। आपने नल्ला बच्चा नहीं बनना, आप आइंस्टाइन की औलाद नहीं हो। यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग, यू हैव टू रियलाइज कि आपके फोर फादर्स के अंदर न्यूटन नहीं मौजूद थे। आपको एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो चीज दिख रही है आप वो अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो मुझे सबसे पहले एक चीज दिख रही है कि 90 डिग्री इधर है, इधर 30 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला एंगल निकालना आसान है कि 90 प्लस 30 क्या हो गया? 120। 180 में से अगर 120 निकालूंगा तो यानी कि ये एंगल 60 डिग्री होगा। सिमिलरली देखो इधर 90 डिग्री है मगर इधर का एंगल नहीं पता, मगर मुझे यहाँ पे 90 गिवन है। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर तमाम एंगल से सम 180 के बराबर होते हैं। तो देखो अगर इधर 30 डिग्री था, इधर 90 है, ये 90 का सिंबल है, इधर 30 प्लस 90 120 हो गया। तो 180 में से अगर 120 निकालो इसका मतलब इधर क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो इधर का एंगल भी 60 डिग्री आ गया क्योंकि देखो मैंने इधर 30 डिग्री गिवन था, इधर 90 मौजूद था। तो 90 प्लस 30 120 बन गया और 180 में से 120 निकालूंगा 60 बच गया। और इधर का एंगल क्या बचा भाई? 90 60। जाहिर सी बात है यहाँ पे 30 होगा क्योंकि एक ट्राइंगल में तमाम एंगल सम 180 के बराबर होते हैं, उससे निकाल के तीसरा एंगल आ गया। सबसे पहले काम तो हमने ये कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज हम और कर सकते हैं, और वो एक चीज क्या होगी यार? क्वेश्चन में इनके अलावा कुछ भी नहीं हमें बताया हुआ। क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे मुझे एक और चीज बताई हुई है, इधर टोटल लेंथ बताई हुई है 10 के बराबर और इधर 8 गिवन है। अब देखो जब मुझे यहाँ की वैल्यू गिवन है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ। देखो 90 डिग्री की साइड लेंथ मुझे गिवन है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड की वैल्यू का गिवन है 8, यानी कि 90 डिग्री की साइड लेंथ गिवन है। अब देखो मुझे 30 के ऊपर जाना है। मुझे ये बात मालूम है कि जब मैं 30 से 90 पे जाता हूं तो मल्टीप्लाई क्या करवाता हूँ? मल्टीप्लाई बाय 2 करवाता हूँ। अब की बारी में देखो 90 की साइड लेंथ गिवन है और मुझे 30 के ऊपर जाना है। 30 के ऊपर साइड लेंथ निकाल लिया ना मेरा बेटा। तो यानी कि अब की बारी में उलट काम होगा कि मुझे 30 से 90 नहीं, मुझे अब क्या करना है? मुझे अब की बारी में 90 से 30 पे जाना है। क्या करना है मेरा बेटा? 90 से जब 30 पे जाना है तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट काम होगा जो कि क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 वाला। तो भाई अगर देखो मेरे पास 90 की साइड लेंथ मौजूद है 8, उसको क्या करवा देंगे? डिवाइड बाय 2। तो 8 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? यानी कि मेरे पास इस पूरी साइड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी मेरा बेटा? 4 के बराबर आ गई। सिंपल इज दैट। अब देखो एग्जामिनर ने इसीलिए आपको टोटल लेंथ दी हुई थी, एग्जामिनर ने इसीलिए आपको टोटल लेंथ दी हुई थी 10। तो भाई अगर मेरे पास इस पूरी साइड की वैल्यू आ गई 4, तो अगर मैं 10 में से 4 निकालूं तो जाहिर सी बात है इस वाली पूरी साइड की वैल्यू कितनी होगी? 6 के बराबर होगी, क्योंकि देखो मुझे टोटल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है कि 10 के बराबर है। तो अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए 90 की साइड लेंथ पे 30 की साइड लेंथ निकाल ली तो मुझे पता चल गया कि भाई इस साइड की वैल्यू कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। तो 10 में से अगर 4 निकाले तो यहाँ वाली साइड लेंथ मुझे रिमेनिंग की पता चल गई 6 के बराबर होगी। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे शागिर्दों? बहुत ही आसान है कि यार देखो मुझे 60 के सामने वाली साइड लेंथ पता चल गई 6 के बराबर है। मुझे लेट सपोज 30 के सामने जाना है, तो भाई 30 से 60 पे कैसे जाते थे? बहुत ही आसान है। कैसे जाते थे मेरे प्यारे शागिर्दों? मुझे मालूम है
30 से 60 पे जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय √3। मगर हम क्या कर रहे हैं, अब की बारी में 60 से 30 पे जा रहे हैं, क्योंकि देखो 60 की साइड लाइन गिवन है आपको, 60 की साइड लाइन गिवन है, आपको 30 की साइड लाइन निकालनी है। 30 की साइड लाइन जब निकाली है, 60 30 पे जाने के लिए डिवाइडेड बाय √3 किया जाएगा। तो भैया जो भी ये साइड लेंथ आ रही है, इसको डिवाइडेड बाय √3 कर दिया, तो ये आंसर आ गया मेरे पास इस साइड का। अब लेट सपोज एग्जामिनर कह रहा है कि इस साइड की वैल्यू भी फाइंड करना है, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप देखो क्या चीज आसानी से कर सकते हो, वही 30 से 90 जाना आसान होता है ना, 30 से 90 चले जाते हैं। देखो 30 डिग्री की मुझे वैल्यू गिवन है, 30 की साइड लेंथ मुझे ये गिवन है, और मुझे 90 की साइड लेंथ निकालनी है, सही है ना। तो 30 से 90 पे जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो जो भी आंसर यहाँ पे आया 30 की साइड लेंथ को, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 6 2 क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों, ये होता है सिंपल तरीके से 12 डिवाइडेड बाय √3। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको अगर ये साइड लेंथ निकालनी थी, ये निकालनी थी, कोई भी निकाल लीजिए, निकालना चुटकी बजाने का काम है भाई, चुटकी बजाने का। मुझे बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर, अब बताओ आसान है कि आसान नहीं है। भाई आसान नहीं है, आसान आपके लिए बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है, आसान बना दिया गया है। तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था हमें, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। नहीं, इतना आसान ये नहीं था, मैंने यहाँ पे वैल्यूज चेंज करी तो क्वेश्चन चेंज होगा। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फाइंड करना है बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। ए से लेके बी का इसलिए नहीं कि मेरा बेटा मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी थी। तो आपको फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 12 डिवाइडेड बाय √3। क्या आ गया, 12 डिवाइडेड बाय √3। अच्छा, एक और तरीके से भी अक्सर क्वेश्चन लिखा जाता है, तो उसमें परेशान मत होइएगा भाई। इसको अगर मैं रेशनलाइज करके लिखूंगा, तो रेशनलाइज करने पे क्या बन जाएगा, रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि कभी भी रूट वाली टर्म को नीचे डिवीजन में नहीं लिखा जाता। तो अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं, तो क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 √3 डिवाइडेड बाय 3। यानी कि 12 √3 को 12 बाय √3 को लिखने का एक और तरीका क्या होता है, 12 √3 डिवाइडेड बाय 3। यानी कि रेशनलाइज करने पे ये आंसर भी बन सकता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात दोनों सूत्रों में एक ही की जा रही है। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बताइए भाई, कोई मसला किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम की बात तो लाजमी शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अब देखो भाई, वो जो हम लोगों ने ट्रिपल आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, ट्राइंगल की हमने आइडेंटिटी जो पढ़ी थी साइड इनइक्वालिटी वाली, उसके क्वेश्चंस आ गए। तो भाई लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो तीन ऑप्शंस गिवन है मेरे प्यारे शागिर्दों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं। जो मैंने आपको क्या पढ़ाया, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल। मगर करेक्ट आंसर जो पाकिस्तानी लेवल पे यूनिवर्सिटीज कंसीडर कर रही होती है, बी ऑप्शन ही कर रही होंगी। मगर इसको फाइंड करने का तरीकेकार क्या है, देखो अगर आप फाइंड करना चाहते हो कि आया आपका आंसर करेक्ट है या सही है या गलत है या नहीं है, तो कैसे फाइंड करोगे, याद रखिएगा ट्राइंगल्स की जो मैंने आपको साइड इनइक्वालिटी बताई थी, और ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी क्या कहती है हमसे, कि कोई भी आप एक ट्राइंगल की साइड कंसीडर कर लो, वो साइड बकाया दो साइड्स के डिफरेंसेस से ज्यादा होगी, और बकाया दो साइड्स के सम से छोटी होगी। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैज टू बी इन बिटवीन द डिफरेंस एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आइए चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप ये वाली साइड कंसीडर अगर कर लो, इसको मैं बीच में रख देता हूँ, बाकी दो साइड्स का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, और बाकी दो साइड्स का सम क्या होगा, तो 6 के बराबर होगा। तो ये इसको वेरीफाई कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है मेरा बेटा, वेरीफाई कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं मेरा बेटा, इसको अगर मैं देखता हूं, तो भैया इस केस के अंदर कोई भी एक साइड कंसीडर कर लो, लेट सपोज 7 कंसीडर कर लिया, तो भाई 7 का डिफरेंस क्या होगा, 7 × 7 का डिफरेंस हमारे पास ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे 3 और 3 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, और इनका सम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल ही नहीं है भाई, ये आंसर नहीं होगा यार, आई एम सो सॉरी, ये आंसर ही नहीं है हमारे पास। अच्छा भाई नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास मेरा बेटा। सर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देख लें, तो उसके अंदर क्या है, 558, इसको देख लेते हैं मेरा बेटा, क्या ये हमारा आंसर है या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, कोई भी एक साइड कंसीडर कर लें, लेट सपोज मैंने 5 कंसीडर कर लिया, तो भाई 8 में से अगर 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 8 में से अगर मैं 5 निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 3 बचेगा। तो क्या 5 बड़ा होता है 3 से, बिल्कुल होता है। और 8 + 5 क्या होता है, 8 + 5 होता है 13 के बराबर, तो 13 आ गया। यानी कि ये वो वाहिद आंसर है जो वेरीफाई कर रहा है, ये जो आंसर है, ये आंसर तीनों दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, ये भी वेरीफाई कर रहा है कि भाई देखो इस केस के अंदर क्या हुआ कि हमने कोई भी एक साइड सेलेक्ट करी, और वो एक साइड बकाया दो साइड के डिफरेंसेस से बड़ी थी, और बकाया दो साइड के सम से छोटी थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी। जैसे ऑप्शन नंबर बी जो था, वो ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी को वेरीफाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ट्राइंगल की साइड्स ही नहीं है। मैंने गलती से स्टार्टिंग में कह दिया था भाई कि ये भी आंसर है, ये आंसर नहीं है। जब देखो वेरीफाई करा तो इसके ऊपर ये आंसर प्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या होंगे मेरा बेटा, करेक्ट आंसर कंसीडर होंगे, क्योंकि वो सही बात कर रहे हैं, वो सही का आंसर बात कर रहे हैं, सही है ना भैया, तो वो करेक्ट आंसर हो सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि फाइंड इफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल।
अरे भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, कहता है कि फाइंड करके बताइए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। कैसे फाइंड करोगे? बेसिक कॉन्सेप्ट है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के फॉर्मूले के ऊपर फाइंड कर लोगे। हमेशा याद रखिएगा ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इस केस के अंदर क्या होगी 50 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर और बेस के अंदर कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों प्लस ही हो रहे हैं ना, तो मसले की बात नहीं होती। कहने का मकसद क्या है कि सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 50 का स्क्वायर विल बी 2500 ऑब्वियसली, 30 के स्क्वायर पे क्या हो जाएगा 900, और 40 के स्क्वायर पे क्या हो जाएगा 1600। तो 1600 प्लस 900 क्या हो जाएगा 2500, 25 होता है क्योंकि बराबर आ गया, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर बेतहाशा आते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो इसको कैसे वेरीफाई करोगे। देखो दो तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। एक तरीका तो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का, जो मैंने आपको पढ़ाया था, कि जिस बच्चे को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होंगे वो विद इन सेकंड्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर याद होंगे तो आप कर सकते हो कि भाई मैंने आपको पढ़ाया भाई ये चीज तो। अच्छा भाई, और जिसको याद नहीं होंगे फिर हम क्या करेंगे, फिर ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने आपको पढ़ाया था कि 5 12 13 क्या होता है, एक एक ट्रिपलेट है हमारे पास, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बाकी 12 15 17 नहीं होता कुछ भी, 8 15 17 भी नहीं होता मेरा बेटा। नहीं, हमारे पास 3 4 5 होता है, तो सॉरी 3 4 5 भी हमारे पास होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर्स कैसे हैं, करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट है। अगर ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो फिर एक तरीका ये है कि आप एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके फाइंड आउट करोगे। यानी कि जो भी बड़ी वाली साइड की वैल्यू होगी उसको हाइपोटेन्यूज में डालोगे, बाकी दो को परपेंडिकुलर बेस में डालोगे, वेरीफाई करोगे, जिस जिसके ऊपर वेरीफाई होता जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स गिवन है। दोनों सूत्र तो करेक्ट कर सकते हो भाई। इस इन क्वेश्चंस को करने के तीन तरीके हैं बाय द वे। एक तरीका तो ये कि पाइथागोरस थ्योरम पे कर लो, तो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करो, पहले इस वाले पे करो, इस पे वेरीफाई करता है, इस पे करो, फिर इस पे करो, फिर इस पे करो। ये लंबा मेथड है यार, लंबा मेथड है, नहीं कर सकते, 5 मिनट लग जाएंगे इसमें करने में, इतना टाइम नहीं होता पेपर के अंदर, टाइम आपके सेकंड आपके बचने चाहिए। दूसरा मेथड क्या होगा कि आप दूसरा मेथड ये कि आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, जो मैंने इनइक्वालिटी गारंटी पढ़ी कि लेट सपोज आपने कंसीडर किया कि भाई 5 12 और 13 फॉर एग्जाम्पल कंसीडर मैं कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरे आंसर हो। तो हमने क्या करा, इन तीनों में से कोई भी एक साइड कंसीडर कर ली, 13 कंसीडर कर लिया मैंने। 12 में से अगर मैं 5 निकालता हूँ तो क्या बनेगा, 12 में से 5 निकालने के ऊपर जाहिर सी बात है 7 बन रहा होगा, तो है ना। और 12 में अगर 5 का इजाफा करेंगे तो क्या बनेगा, 13 14 15 16 17 बन जाएगा। यानी कि देखो ये आइडेंटिटी को, जो ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी उसको वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है प्रॉपर्ली, तो इसका मतलब इसको वेरीफाई कर रहा है, ये क्लियर है। और तीसरा तरीका क्या होगा कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद हो। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होंगे तो आपको दोनों तरीकों के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, विद इन सेकंड्स के अंदर चुटकी बजा के आपका आंसर आ जाएगा। आपको मालूम है कि यार 3 4 5 भी ट्रिपलेट होता है, सही है ना। दूसरे नंबर के ऊपर मुझे मालूम है कि 5 12 13 भी एक ट्रिपलेट होता है। तो ये दोनों ट्रिपलेट मेरा आंसर है, इसका मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका ये है। अब देखो इसी तरीके से एक दफा और एक क्वेश्चन पेपर में आया, कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 एंड 15 फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब अगेन बहुत बेसिक सी बात है, जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद है ना उसके लिए बहुत ही आसान चीज है कि यार मुझे मालूम है कि यार सिंपल एक ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन, यानी कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि यार एक ट्राइंगल की एक साइड है 8, एक है 15, बताइए तीसरी साइड क्या होगी। देखो जो नल्ला बच्चा होगा ना वो पाइथागोरस थ्योरम पे जाएगा, नल्ला तरीन बच्चा, वो पहले एक दफा जो है ना, एक दफा वो क्या करेगा, उसको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू, तो एक तो उसको यही नहीं पता कि उसको हाइपोटेन्यूज में क्या डालना है, क्योंकि अगर वो ऑप्शन ए कंसीडर करते तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन ए जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेन्यूज में आएगा, बाकी तो बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर आएंगे। फिर इस ऑप्शन अगर इस पे जाएगा तो इस पे ये भी हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये भी हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये भी हाइपोटेन्यूज बनेगा, तबाक से सही है ना भाई। तो सारे एच स्क्वायर में डालेगा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 8 और 15 को लिया करेगा, यानी कि वो ऐसे चलता ही जाएगा, वो पहले 8 का स्क्वायर देखेगा, 15 का स्क्वायर लेगा, इनका सम करेगा, फिर चेक करेगा। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं होता पेपर में आपके पास, तो भाई इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। इससे आसान तरीका क्या है कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होने चाहिए। जिस बच्चे को ट्रिपलेट से याद है उसको आसानी से मालूम है कि 8 और 15 अगर कभी भी पाइथागोरस थ्योरम हो, या 8 और 15 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की वैल्यू जो तीसरी साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, 17 होती है। तो भाई ये आप सिंपल तरीके से, यानी कि बच्चे को मालूम है तो भाई अगर कभी भी मेरे पास एक सिंपल तरीके से एक पर्टिकुलर में हमारे पास क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, उसकी थर्ड साइड हमेशा क्या होगी, 8 15 17 वाली होगी, सही है ना मेरे प्यारा बच्चा। सिंपल इज दैट, क्लियर भाई, आगे मूव कर सकते हैं। इसी तरह मेरा बेटा एक और दफा क्वेश्चन पेपर में आया था कि एग्जामिनर ने आईबी के पेपर के अंदर, नस्ट के पेपर के अंदर, फास्ट के पेपर में पूछा बता कि बताइए आपके पास ये 4 या 5 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन कौन सी जो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है।
भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको क्या याद करवाए, तो भाई फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, 1 1 कॉमा अंडर रूट 2, दूसरा क्या होता है 3 कॉमा 4 कॉमा 5, तीसरा क्या होता है 5 12 13, चौथे नंबर पे क्या होता है 6 8 10, है ना भैया। और एक और लास्ट वाला क्या होता है सबसे मशहूर 8 15 17, 8 15 17। तो गौर से देखो, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट आंसर है। और अक्सर बच्चों ने एक गलती करी थी, देखो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी एमसीक्यूज के अंदर अगर ये ऑप्शन आ जाए ना ए बी सी या ऑप्शन बी और सी, तो याद रखें दूसरे ऑप्शंस को भी एक नजर लाजमी देखना है आपने। इस क्वेश्चन में हुआ ये था कि जब ये क्वेश्चन आईबीएम में नस्ट में फास्ट के अंदर पूछा गया, तो 99.9999999% बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके आ गए, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके आ गए, उन्हें लगा सिर्फ यही आंसर होगा। मगर कुछ एक से भी कम परसेंट बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सर की बात जिन्हें याद रह गई थी मेरी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि भाई सर ने कहा था कभी भी अगर दूसरे ऑप्शंस भी गिवन हो, यानी कि अगर ए बी सी या बी सी के ऑप्शंस गिवन है, तो इसका मतलब उन ऑप्शंस को भी एक दफा देखना है, क्या पता उसके अंदर मेरा करेक्ट आंसर छुपा हुआ हो। तो भाई देखो, अगर मैं ऑप्शन ए बी सी को देखता हूं, तो देखो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये किसी सूरत भी हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए तो कंफर्म है आंसर नहीं है। मगर अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखो, तो यार ऑप्शन नंबर सी क्या है 8 15 और 161, तो देखो 8 का स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 161 का स्क्वायर लूं और इक्वल टू के इधर 15 का स्क्वायर, देखो 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया, और जब ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 161 का 161, तो भाई देखो 4 और 1 5, और ये 6 और आपके पास 16 क्या बन गया 22 बन गया सिंपल तरीके से। यानी कि यहाँ पर भी ये भी वेरीफाई कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी और सी। देखो कुछ चीजों को आपने अपने जहन से सोचना है कि अल्लाह मियां ने जब दिमाग दिया तो उस दिमाग को यूटिलाइज करना है कि भाई ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने खाली ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, तो भाई उनको थोड़ी नंबर मिले होंगे, उनके तो नंबर सारे कट गए, यानी कि करेक्ट आंसर वो पिक ही नहीं कर पाए। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कहता है कि भाई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मौजूद है, बताइए इसका मिनिमम पैरामीटर क्या होगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों, अगेन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, यकीन माने बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप जैसे लेवल के बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको एक ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताइए थर्ड साइड की वैल्यू क्या होगी, वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जाहिर सी बात है आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक सिंपल मतलब ये है कि यार आपकी कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर होंगी। अब देखो या तो मेरे पास एक साइड 7 गिवन है, एक साइड 15 गिवन है, या तो मेरे पास इस साइड की वैल्यू 7 होगी या फिर क्या होगी 15 होगी। अब कैसे फाइंड करें आंसर क्या होगा, देखो फाइंड क्या करना है मिनिमम पैरामीटर। देखो एक आसान तरीका तो ये कि कोई भी बच्चा बोले सर देखिए मिनिमम इन दोनों साइड में से वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे भी 7 होगा आंसर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स की वैल्यू सेम होती है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे भी चूंकि मिनिमम पैरामीटर पूछा हुआ है, तो मिनिमम साइड की वैल्यू 7 हो सकती है, कह सकते हैं। मगर देखो हमेशा इनइक्वालिटी बना के चेक करेंगे, इस तरह की फनकारी आपने नहीं करनी, आपने हमेशा इनइक्वालिटी पे देखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो साइड्स की वैल्यू साइड 7 और 15 है, थर्ड साइड की वैल्यू लेट सपोज अगर मैं 7 रखता हूँ, लेट सपोज, आइए चेक कर लेते हैं। चेक करने पे क्या बनेगा, चेक करने के ऊपर अगर मैं चेक करता हूँ मेरे प्यारे शागिर्दों, देखो अगर मैं थर्ड साइड को 7 रख रहा हूँ, तो लेट सपोज मैं 7 के रिस्पेक्ट से देख लेता हूँ। भाई क्या कहता है हमारे पास ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी, कि भाई हमारे पास 7 और 15 का डिफरेंस जो उससे बड़ा होना चाहिए। 7 और 15 का डिफरेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है 15 में से अगर मैं 7 को माइनस करूं, 15 में से अगर मैं 7 को माइनस करूं, तो आंसर क्या आएगा 8, और 15 + 7 क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 के बराबर। तो भाई देखो यहाँ पे ये ट्राइंगुलर साइड इनइक्वालिटी फेल हो रही है। अगर मैं मिनिमम पैरामीटर के अंदर इस 7 की वैल्यू को रखता, तो ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये फेल हो रही है, ट्रायंगुलर साइड इनइक्वालिटी फेल हो रही है, इसका मतलब ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा अगर मैं थर्ड साइड को 7 कंसीडर कर लूं। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था आपको पता है 99.9999999% बच्चे ने यहाँ पे 7 रख दिया था। उसने बोला कि भाई मिनिमम पैरामीटर मांगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, दो साइड सेम होंगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 लिया जा सकता है। हालांकि उस नलायक को ये पता ही नहीं था कि भाई एग्जामिनर उससे चालाकी कर रहा है, यहाँ पे 7 आएगा ही नहीं। अब देखो क्यों, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे 15 है ना, 7 और 15 में से 15 सेलेक्ट हो सकता है, 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो जरा फाइंड करके चेक कर लेते हैं। लेट सपोज बीच में हमने ले लिया 15, तो 7 में से अगर मैं 15 निकालूं तो क्या बचेगा, अगेन 8 बचेगा, और 15 + 7 क्या होगा 22 होगा। देखो ये जो वैल्यू है 15 रखने के ऊपर ट्रायंगुलर साइड इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब अब ये ट्रायंगल प्रॉपर्ली फॉर्म हो रहा है। अगर मैं पहले रख देता तब ये वेरीफाई नहीं करता। ये क्वेश्चंस पेपर में अक्सर ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। खुदारा आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप में और एक नल्ले बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा।
आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज जहन में रखिएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरा बेटा, कि एग्जामिनर ने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको कहा हुआ था मिनिमम पैरामीटर, इसीलिए मैंने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह एग्जामिनर आपको चरिया बनाता है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने आपको जो है ना क्वेश्चन दे दिया, एग्जामिनर कह रहे हैं आपसे भैया अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, एग्जामिनर लेट सपोज आपसे कहते हैं कि भाई अगर दो साइड्स की ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास मौजूद है 7 और 9, तो बताइए पैरामीटर क्या होगा। अब देखो आपके पास जो भी ऑप्शंस गिवन होंगे आप उसके ऊपर ट्राइंगुलर साइड इनइक्वालिटी लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन मौजूद है आपके पास 20, एक मौजूद है 24, एक मौजूद है 32, एक मौजूद है 23 और एक मौजूद है फॉर एग्जाम्पल 32। तो मैं लेट सपोज एक आंसर गिवन था 15, है ना भाई। अब आप इस क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करते रहिएगा, इनमें से कोई भी एक आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा जिसको आप खुद से बैठ के सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगेन ये क्वेश्चन पेपर में बहुत दफा आया हुआ है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है इफ टू ट्राइंगल्स हैव द बेस हाइट रेशियो 2:3 एंड 3:8 देन द रेशियो ऑफ एरिया इज डैश। अब एग्जामिनर कह रहे हैं यार तुम्हारे पास दो तरह के ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स का बेस हाइट रेशियो गिवन है 2:3 और 3:8, तो बताओ रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा। अरे यार बेसिक सी बात कर रहा है, आपको एरिया का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दो ट्राइंगल्स हैं इनका बेस हाइट रेशियो गिवन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मसले की बात थोड़ी है यार। एग्जामिनर खाली आपको चरिया बना रहा है कैसे, कि भाई देखो आपको सिंपल तरीके से एग्जामिनर क्या कह रहा है कि यार मुझे मालूम है अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनका मुझे बेस हाइट रेशियो गिवन है, तो जाहिर सी बात है रेशियो अगर मुझे उनके एरियाज का रेशियो निकालना है तो A1 डिवाइडेड बाई A2 होगा, यानी कि एक दफा होगा B1H1 फॉर्मूला, फिर क्या होगा मेरा बेटा एक दफा हो जाएगा हाफ का हाफ B2H2 फॉर्मूला। क्योंकि हमें क्या करना है, देखो हमें रेशियो ऑफ एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया। हमने क्या करेंगे सिंपल तरीके से जो भी मेरी दो पर्टिकुलर ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज को आपस में डिवाइड करवा देंगे, तो पहला वाला जो ट्राइंगल होगा उसको डिवाइड दूसरे ट्राइंगल से करवा दिया जाएगा, है ना भाई। देखो इस हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बेस हाइट रेशियो हमारे पास क्या है 2/3, और उसके नीचे डिवीजन में क्या था 3/8, है ना भाई, यही है ना रेशियो 3/8 हो रहा है। सही है ना भाई, तो क्या हो रहा है 3/8 के ऊपर चला जाएगा, तो 3 से 3 क्या हो गया, देखो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/8 जो कि क्या बन जाएगा 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा 1:4 के बराबर। देखो भाई कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है यार। आपके पास दो ट्राइंगल्स थे उनका बेस हाइट रेशियो आपको गिवन है, बेस हाइट रेशियो। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई दोनों ट्राइंगल्स को जो बेस हाइट रेशियो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, तो रेशियो क्या आ रहा है, देखो 2:3 इंटू 3:8 आ रहा था, तो हमने क्या करा 2:3 इंटू 3:8 है ना, तो सिंपल तरीके से उनको आपस में सिंप्लीफाई करवा दिया। दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करवाऊंगा डिवाइड करवाऊंगा तो हाफ से आप कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाले नीचे से ऊपर पलटी आगे लिखी जाएगी, तो सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करने के ऊपर आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया 1/4, तो आंसर क्या होगा हमारा 1:4 के बराबर। क्या आंसर होगा 1:4 के बराबर। इसी तरह से हमारे पास एक आध और क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमारे पास लेट सपोज पेपर में कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है, तो भाई एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल बताओ। तो भाई एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4, और जो भी साइड होगी उस साइड का स्क्वायर होता है। लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, यानी कि कभी भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए तो उसकी लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/2 इंटू साइड के बराबर। बहुत दफा एमसीक्यूज के अंदर फॉर्मुलाज आए हुए तो इसलिए आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन आ रहा है, बस आज की क्लास में कुछ लास्ट चंद क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। लेट सपोज एग्जामिनर मुझसे कहता है इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:7 देन द एंगल्स आर डैश। यार देखो सबसे पहले करना क्या है, आपको एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो गिवन है, आपसे एंगल्स मांगे जा रहे हैं, तो भाई देखो इन तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 2 + 3 + 7 किसके बराबर होगा, मेरे ख्याल में 12 के बराबर होगा। यानी कि 12 हिस्से टोटल आपको गिवन है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के एंगल्स के, सही है ना भैया। तो हम मुझे मालूम है कि 180 एक ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम होता है। तो अगर मैं सिंपल तरीके से 180 को 12 से डिवाइड कर दूं, यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 180 को 12 से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास 15 आंसर आ गए। 15 क्या है, मेरे पास एक हिस्से की वैल्यू। अब मुझे कोई भी एंगल निकालने में सिंपल 15 को उससे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें, देखो मैंने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था, एग्जामिनर ने आपको कहा हुआ एक ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का रेशियो गिवन है, तो आपने सिंपल उन तमाम रेशियोज को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। ऐड करवा के आपके पास क्या आ गया, ये 12 हिस्से की वैल्यू आपको मिल गई। ये टोटल हिस्से यानी आपको पता चल गया कि इस ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का रेशियो है, तो उसका सम क्या है 12। ये 12 क्या बता रहे हैं, यानी कि टोटल हिस्से कितने हैं। और मुझे ये बात मालूम है कि यार एक ट्राइंगल के अंदर 180 टोटल एंगल्स का सम होता है, तो हमने क्या करा 180 को 12 पे डिवाइड करवा दी, तो मेरे पास एक हिस्से की वैल्यू आ गई। अब लेट सपोज मुझे एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल तरीके से क्या करूंगा,
इस एक हिस्से को एंगल 1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 15 टू 30 के बराबर। अब मुझे अगर एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इस एक हिस्से को एंगल 2 के रेशियो से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो क्या बन जाएगा 15 3 क्या होता है 45 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं एंगल 3 की अगर वैल्यू निकालनी है, तो 15 का जो आंसर आया, ये जो मेरे पास एक हिस्से की वैल्यू है, इसको इससे उससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसके पार्ट से, तो क्या बन जाएगा 15 × 7 आंसर आ जाएगा 105 के बराबर। ये फाइनली मेरे पास इस तरीके से सारे के सारे एंगल्स आ जाएंगे। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, मुझे बताइए इसमें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी की बात है। भाई ज्योमेट्री बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप तरीके से लग के समझ के पढ़ ले। अगर आपने आज की क्लास का लेक्चर समझ लिया, यकीन माने आपको हर चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहते हैं इफ द एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:2। एग्जामिनर कह रहे बताइए कौन किस तरह का ट्राइंगल है। तो भाई बगैर पढ़े देख सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बगैर पढ़े समझ सकते हैं कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है कैसा क्वेश्चन है भैया, ये आ रहा है हमारे पास सिंपल तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल आ रहा है। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है दो हिस्से अगर सेम आ रहे हैं, अगर दो रेशियो क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो साफ मतलब क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल का है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भाई यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री की एक सिंपल पार्ट एंड होता है। हमने ज्योमेट्री के इस पार्ट के अंदर तमाम के तमाम ट्राइंगल रिलेटेड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझा, रेशियो रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझा, तमाम बातों को बहुत डेप्थ में जाके समझा। और ज्योमेट्री का जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको तमाम के तमाम डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो ये दोनों लेक्चर्स ज्योमेट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, $1 बिलियन के कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 भी और ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 भी आपके लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करें, ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। भाई बेसिक मैथ्स के अक्सर बच्चे मुझसे फरमाइश कर रहे होते थे ज्योमेट्री के टॉपिक पढ़ाने का। ज्योमेट्री देखो मैंने पूरी यहाँ पे पढ़ा दी है इंशाल्लाह, और अब मुझे अगर कुछ और मिलेगा उसको भी कवर करवा दूंगा। बट ये ज्योमेट्री यहाँ पे अपनी ओवरऑल कंप्लीट हो गई है। अगर आपने इन्हीं लेक्चर्स को तरीके से देख लिया, समझ लिया, इन क्वेश्चन को जो मैंने क्लास में कवर करेंगे, मेरा बेटा एक एक क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी से लिंक कर रहा है। कोई नस्ट के पेपर से लिंक कर रहा है, कोई फास्ट के पेपर से लिंक कर रहा है, कोई हमारे पास प्यास के पेपर से लिंक कर रहा है, कोई लम्स के पेपर से लिंक कर रहा है, कोई IBBB से लिंक कर रहा है, कोई IBC से लिंक कर रहा है। अगर आपने सिर्फ लेक्चर में आने वाले क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, आपके 100 नंबर आ सकते हैं इंशाल्लाह मैथ्स के अंदर। कहने का मकसद ये कि मेरा बेटा ये लेक्चर्स बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो आपने खुद भी लेक्चर्स को देखना है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।